नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे थे और इससे पहले हमने नवरत्न और महारत्न कंपनियों तक कवर कर लिया है पिछले वीडियो में, जो कि इसका पहला पार्ट था। अब इस दूसरे पार्ट में यहाँ से देखना है, ये टेबल आपको दिखाई दे रही है। इसमें एक तरफ लिखा हुआ है धारवाड़ प्रक्रम, मतलब धारवाड़ प्रक्रमों का नाम है। उसके बाद भारत में उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है, वो कहाँ पर अवस्थित है, उनकी अवस्थिति दी हुई है और अंत में उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य ये दिए गए हैं। टेबल के 3 हिस्से हैं जिन्हें कि आप देख रहे हैं। पहले वाले हिस्से में जो इंग्लिश में लिखा है उसे भी देख लेते हैं, नेम ऑफ द सीरीज ऑफ धारवाड़ सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। उसके बाद सिग्निफिकेंट फीचर्स, तो इन्हें देखते हैं। यहाँ लौह अयस्क श्रेणी है पहले, ये आप देख रहे हैं आयरन ओर सीरीज। और इसके बारे में अगर डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा की जाए तो सिंहभूम, बोनाई, मयूरभंज और क्योंझर में ये श्रेणी के रूप में फैली हुई है। वही चीज़ नीचे कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन सिंहभूम, बोनाई, मयूरभंज। इसके अलावा क्योंझर, ये स्थान के नाम है, इन्हें बहुत बारीकी से आप याद कर लीजिएगा। इनमें ये रेंज के फॉर्मेट में फैली हुई है। उसके बाद देखा जाए इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को तो यह लगभग 65 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है? 65 किलोमीटर है और इसमें लगभग 3000 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है, यानी अच्छा खासा लौह अयस्क का भंडार यहाँ पर संचित है। और यहाँ से जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो जो इस्पात संयंत्र हैं, मतलब स्टील प्लांट्स हैं, उनको लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, यानी यहीं से दिया जाता है। ये कच्चा माल होता है और इसी को वहाँ पर इस्तेमाल करके जो इस्पात उत्पादन है उसको किया जाता है। तो स्थानों के नाम याद रखिएगा कि कौन सा संयंत्र कहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति करता है। इससे बहुत बार प्रश्न बने हैं और बन सकते हैं। वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है, कहा गया है कि इट इज़ अबाउट 65 किलोमीटर इन लेंथ और इट हैज़ रिजर्व ऑफ अबाउट 3000 मिलियन टन ऑफ आयरन ओर। मतलब इसका रिजर्व कितना है? 3000 मिलियन टन है पूरे आयरन ओर का। और आयरन ओर यहाँ से सप्लाई होता है जमशेदपुर को, दुर्गापुर को, राउरकेला को और बोकारो स्टील प्लांट्स को। इसे ध्यान देना है। अब इसके बाद शिल्पी श्रेणी को देख लीजिए, तो ये बालाघाट का जो हिस्सा है, मतलब मध्य प्रदेश में जबलपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट, यहाँ पे ये फैली हुई है। वही चीज़ इंग्लिश में कही गई है कि ऑक्युपाइज पार्ट ऑफ बालाघाट, जबलपुर एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब यहाँ इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकता है? तो ग्रिट, फाइलाइट, इसके अलावा क्वार्टजाइट, हरे पत्थर, आवर्धक चट्टाने, खनिज, इस प्रकार की प्राप्ति यहाँ से होती है। मतलब ये सब चीज़ें क्या है? ये खनिज ही तो है, खोद कर निकाले जाते हैं, तो इनकी प्राप्ति यहाँ से होती है। ये इसकी महत्ता है। वही चीज़ इंग्लिश में कही गई है कि मिनरल्स फाउंड। अब यहाँ से जो मिनरल्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? तो ग्रिट है, इसके अलावा फाइलाइट है, क्वार्टजाइट है, ग्रीन स्टोन्स हैं या मैग्नीफेरस रॉक्स हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती हैं। इसके बाद कलोजपेट श्रेणी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला जो है वहाँ पर ये फैली हुई है। इसका विस्तार वहाँ तक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन बालाघाट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। अब इसके बाद इसमें कहा गया है सिग्निफिकेंस के तौर पे, तो यह धारवाड़ गठन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और क्वार्टजाइट, तांबा, पायराइट, आवर्धक चट्टाने, इस प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स प्राप्त होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तो उनके नाम दिए हुए हैं। क्वार्टजाइट है, तांबा है, पायराइट है, आवर्धक चट्टाने हैं, मतलब मैग्नीफेरस रॉक्स, वो सब यहाँ से मिलती है। इसके बाद मलज खंड तांबा संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति भी यहीं से की जाती है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ कहा गया है कि इट इज़ धारवाड़ियन फॉर्मेशन, मतलब ये धारवाड़ गठन का हिस्सा है। और यहाँ के जो मिनरल्स हैं उसमें क्वार्टजाइट का नाम आता है, कॉपर पायराइट आता है, इसके अलावा मैग्नीफेरस रॉक्स यहाँ से प्राप्त होती हैं। और यहाँ से सप्लाई किया जाता है जो मलज खंड कॉपर प्लांट है उसको। कहाँ से किसको सप्लाई किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चंपानेर सीरीज को आप देख रहे हैं, तो अरावली प्रक्रम में बड़ोदरा के किनारे मैदानी भाग में ये सिचुएटेड है। वही चीज़ दिया हुआ है कि लाइज इन आउट लेयर ऑफ अरावली सिस्टम इन द वेसिनिटी ऑफ बड़ोदरा। मतलब बड़ोदरा का जो बाहरी हिस्सा है या किनारे वाला हिस्सा है, मैदानी हिस्सा, मतलब समतल जमीन, वहाँ पर ये स्थित है। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसमें क्वार्टजाइट, कांग्लोमरेट, फाइलाइट, स्लेट, चूना पत्थर और संगमरमर, इस प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो प्राप्त होते हैं। और हरे संगमरमर की किस्म के लिए ये विख्यात है। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि मार्बल जो है वो वाइट होता है या उसमें थोड़े बहुत शेड होते हैं अलग अलग रंगों के, लेकिन ये पूरा जो मार्बल है ये हरे रंग का होता है। इसकी ये विशेषता है, तो ये यहाँ से प्राप्त होता है। वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, इसमें कहा गया है कि क्वार्टजाइट, कांग्लोमरेट, फाइलाइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वार्टजाइट, कांग्लोमरेट, फाइलाइट, इसके अलावा स्लेट और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और जो ग्रीन मार्बल्स हैं वो प्राप्त होते हैं। वही कहा गया कि पॉपुलर फॉर ग्रीन वेराइटी ऑफ मार्बल। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद खोंडोलाइट श्रेणी को या सीरीज को आप देख लीजिए, तो कृष्णा घाटी का जो उत्तरी भाग है, मतलब नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पे पूर्वी घाटी के विशाल क्षेत्र तक ये पूरी फैली हुई है। मतलब ये कहा गया है कि लार्ज एरिया इन ईस्टर्न घाट फ्रॉम द नॉर्दर्न, नीचे लिखा हुआ है इसमें, एक्सट्रीमिटी टू कृष्णा वैली,
ये कृष्णा घाटी के आसपास का एरिया है। दिशाओं को इसमें दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। अभी इसकी जो विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। तो प्रमुख चट्टान का प्रकार इसमें खोंडोलाइट है, कोडुराइट्स है, इसके अलावा चारकोनाइट है और नीस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से जो प्राप्त होने वाली चट्टानें या आप कह सकते हैं कि मिनरल्स हैं, उनके नाम है खोंडोलाइट है, कोडुराइट्स है, चारकोनाइट है और नीस है। वही चीज़ नीचे इसमें इंग्लिश में दी हुई है, प्रिंसिपल रॉक सिस्टम यहाँ से जो प्राप्त होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, रियोलो श्रेणी को देख लीजिए। इसे दिल्ली सीरीज भी कहा जाता है, मतलब दिल्ली श्रेणी। तो दिल्ली से यानी जो मजनू का टीला है वहाँ से अलवर राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ये जो एरिया है यहाँ तक इसका विस्तार है। यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसमें चूना पत्थर है। इसके अलावा जरा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, इंग्लिश वाला भी दिखेगा। और ये हिस्सा है देखिए, तो चूना पत्थर है। मकराना संगमरमर के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और मकराना और भगवानपुर ये उच्च गुणवत्ता वाले मार्बल के लिए जाने जाते हैं। तो वही चीज़ नीचे इंग्लिश में दी है। और इसमें कहा गया है कि एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली, जो मजनू का टीला है, नाम काफ़ी अच्छा है, वहाँ से लेकर अलवर जो राजस्थान का है, इन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये इसकी दिशाएं हैं, यहाँ तक इसका विस्तार है। और प्रसिद्ध किसके लिए है, तो वही चीज़ नीचे इंग्लिश में दी हुई है कि रिच इन लाइमस्टोन एंड मकराना मार्बल, मतलब यहाँ पे ये लाइमस्टोन और मकराना मार्बल भरपूर मात्रा में या रिच अमाउंट में पाया जाता है। और नीचे कहा गया है कि मकराना एंड भगवानपुर आर नोन फॉर देयर हाई क्वालिटी ऑफ मार्बल्स। इसके बाद जो अगली वाली श्रेणी है वो है सकोली। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे 3 श्रेणियों को एक क्रम से आप देखेंगे। तो सकोली सीरीज जो है यहाँ जबलपुर और रीवा जिलों में फैली हुई है। मतलब ये बात कहाँ की हो रही है, एमपी की बात हो रही है। तो इसमें कहा गया है कि स्ट्रेचेज ओवर जबलपुर एंड रीवा डिस्ट्रिक्ट्स। और इसके बारे में विशेषताएं क्या है, तो यह धारवाड़ संरचना से जुड़ी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभ्रक, डोलोमाइट और सिस्ट, इसके अलावा इसमें देखा जाए तो संगमरमर, ये सब चीज़ें रिच अमाउंट में पाया जाता है। यही नीचे इंग्लिश में कहा गया है, सीरीज बिलोंग टू धारवाड़ियन फॉर्मेशन और रिच इन माइका, डोलोमाइट, सिस्ट एंड मार्बल। इस मामले में ये समृद्ध है। इसके बाद सौसर सीरीज को आप इसके नीचे देख रहे हैं। तो यह सीरीज महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा, ये जो क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिलों तक फैली हुई है। मतलब 2 अलग अलग राज्यों में इसका विस्तार है, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है, दोनों एम से हैं, याद रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मतलब MP और MH करके आप याद कर सकते हैं, आराम से ये याद हो जाएगा। अब इसमें इंग्लिश में कहा गया है कि सीरीज स्प्रेड ओवर नागपुर एंड भंडारा, ये जिलों के नाम हैं, ये महाराष्ट्र के जिले हैं। और अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो छिंदवाड़ा जिले तक ये फैली हुई है। धारवाड़ ग्रुप से इसका भी संबंध है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीछे भी हमने धारवाड़ संरचना को देखा है। और यहाँ से प्राप्त होने वाले मुख्य जो खनिज है उसमें अभ्रक प्राप्त होता है, शिष्ट प्राप्त होता है, क्वार्टजाइट, संगमरमर यहाँ से भी मिलता है। इसके अलावा मैग्नीफेरस रॉक्स, ये सब यहाँ से प्राप्त होती हैं, जिन्हें कि आप आवर्धित चट्टान के रूप में हिंदी में देखते हैं। अभी इंग्लिश में कहा गया है कि इट इज बिलोंग टू धारवाड़ियन ग्रुप। मिनरल यहाँ से जो फाउंड होते हैं उसमें माइका है, सिस्ट है, क्वार्टजाइट है, मार्बल है, मैग्नीफेरस रॉक्स हैं। इसके बाद चैंपियन सीरीज को देख लीजिए, ये चैंपियन है, तो नाम अच्छा है। अब देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें कहा गया है कि मैसूर नगर के उत्तर पूर्व में, बंगलौर के पूर्व में इसका विस्तार है। मतलब इसमें ये दिया हुआ है कि कर्नाटक का कोलार और रायचूर जिला जो है इसको कवर करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ तक है, ऐसा इसमें बताया गया है। और विश्व की सर्वाधिक गहरी जो सोना की खानें हैं उनमें से ये एक है। मतलब सबसे जो डीपेस्ट या एक तरह से सबसे गहराई वाली जो सोना की खानें होती हैं वो इसमें गिनी जाती है। और 3.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरी है। इसकी गहराई देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 3.5 किलोमीटर नीचे ज़मीन में गहराई में इसका अमाउंट दिया हुआ है। और स्वर्ण राशि की अगर बात करें तो 5.5 ग्राम प्रति टन के हिसाब से यहाँ पर उपस्थित है। और इसके बाद ये वाला जो सेंटेंस है ये बहुत सही ढंग से नहीं दिया है। स्वास्थ्य का राष्ट्रीय संस्थान जो है खनिकों के स्वास्थ्य का, मतलब जो खननकर्ता होते हैं उनके स्वास्थ्य का जो राष्ट्रीय संस्थान है उसका मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। तो आइए इसे जरा इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ मैसूर सिटी टू द ईस्ट ऑफ बेंगलोर, ये इसकी लोकेशन है। और इसके अलावा इसके जो स्ट्रेचेस हैं वो बताए गए हैं कि कोलार और रायचूर डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका का है वहाँ तक ये फैली हुई है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। अब जो सिग्निफिकेंस है उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि 1 ऑफ द डीपेस्ट गोल्ड माइन इन द वर्ल्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा गहरी है, लेकिन जो सबसे सर्वाधिक गहरी खानें हैं उनमें से ये एक गिनी जाती है। इसके अलावा ये कहा गया है कि इसकी जो डेप्थ है वो 3.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, डेप्थ मोर देन 3.5 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा है। और गोल्ड कंटेंट जो यहाँ से प्राप्त होता है वो 5.5 पर टन के हिसाब से ओर के फॉर्मेट में प्राप्त होता है। और हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ इज लोकेटेड हियर, ये जो माइनर्स हेल्थ का ये हेडक्वार्टर है इसकी लोकेशन यहीं पर है। तो इतना हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ नई चीज़ शुरू होती है, यहाँ विंध्यन सिस्टम को हम देखने वाले हैं। अब यहाँ टेबल बनी हुई है, इसमें भी 3 पार्ट है। एक तरफ विंध्यन सिस्टम दिया है, पीछे हमने धारवाड़ सिस्टम को देखा, अभी ये विंध्य सिस्टम है, इसको देखना है। तो इसका भारत में वितरण कहाँ कहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है वो देखना है, सिग्निफिकेंस फीचर्स जो हैं वो देखने हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें बिजवार श्रेणी सबसे पहले है। इसी प्रकार से आपको नीचे भांडेर और कैमूर दिखाई देगा। तो जो विंध्यन सिस्टम से जुड़ी हुई श्रृंखलाएं हैं वो एक क्रम से आएंगी। पहले बिजवार को देखते हैं। तो बिजवार का डिस्ट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश में छतरपुर
और पन्ना जिले में फैला हुआ है, मतलब इतने में ये विस्तृत है। वही चीज़ इंग्लिश में दी है कि स्ट्रेचेज ओवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छतरपुर एंड पन्ना इन मध्य प्रदेश। अब इसके बारे में सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो महत्वपूर्ण चट्टानें यहाँ से प्राप्त होने वाली बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है, क्वार्टजाइट है, ये सब प्राप्त होता है। और बेसाल्टिक लावा वाली जो उपस्थितियाँ हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। और इसकी रंगाई यहाँ इसमें देख लीजिए, ये दिया हुआ है रंगाई हीरे में समृद्ध है। इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो सही मतलब है वो इंग्लिश में दिया हुआ है, उसे नीचे देख लेते हैं। ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। पहला वाला तो ठीक है, मतलब यहाँ से जो चट्टानों की या पत्थरों की प्राप्ति होती है वो सही दिया है। आइए इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। तो स्ट्रेचेज ओवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छतरपुर एंड पन्ना इन मध्य प्रदेश, और मेन रॉक्स जो यहाँ से प्राप्त होती हैं उसमें सैंडस्टोन है, रेड सैंडस्टोन है और क्वार्टजाइट है। यहाँ ये कहा गया है कि बेसाल्टिक इंट्रूजन फाउंड हुज डाइक्स आर रिच इन डायमंड, मतलब इसके जो डाइक्स होते हैं, बेसाल्टिक जो इंट्रूजन प्राप्त होता है वो यहीं से मिलता है, और उसके जो डाइक्स होते हैं उसमें रिच अमाउंट में डायमंड की उपस्थिति होती है, हीरे की प्राप्ति यहाँ से होती है, ऐसा कहा गया। तो ये सेंटेंस यहाँ जो हिंदी वाला है वो अशुद्ध है, अंग्रेजी वाला ठीक है। इसके बाद भांडेर श्रेणी, भांडेर श्रेणी को देख लीजिए। तो विंध्यन तंत्र के पश्चिमी भाग में इसकी लोकेशन है, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। वही कहा गया कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्यन फॉर्मेशन, और यहाँ की जो मेन रॉक्स है उसमें सैंडस्टोन है, शेल है और लाइमस्टोन है, जिसे कि आप एक क्रम से यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद कैमूर सीरीज, तो ये उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी सी है और थोड़ी मध्य प्रदेश में भी है। इसका विस्तार 2 राज्यों में है, तो उसको देखना है। बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ पे, और बघेलखंड जो मध्य प्रदेश का है वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमने देखा। और यहाँ से प्राप्त होने वाली जो चट्टानें हैं उसमें अगर देखें तो मुख्य चट्टानें बलुआ पत्थर है, कांग्लोमरेट है, शेल है, ये सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती हैं। और लाल बलुआ पत्थर जो है ये ऐतिहासिक इमारतों में इस्तेमाल होता है, जैसे लाल किला है, हवा महल है, कुतुब मीनार है, इसमें लाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, तो उसे हम देख रहे हैं। हुमायूं का मकबरा है, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, ये हमने देखा। नीचे वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है कि मेन रॉक्स सैंडस्टोन, कांग्लोमरेट, शेल ये सब है। और रेड सैंडस्टोन जो है ये यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, यूज इन हिस्टोरिका मैन्यूमेंट्स, मतलब जो ऐतिहासिक मकबरे हैं, इमारतें हैं, समाधि स्थल है, उनमें इस्तेमाल होता है, जैसे रेड फोर्ट है, हवा महल है, कुतुब मीनार है, हुमायूं का टॉम्ब है, इन सब चीज़ों में। अब इसके बाद नीचे कुछ और चीज़ें हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो ये है स्टेट वाइज डिटेल ऑफ जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स, मतलब जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स होती हैं उनकी पूरी स्टेट वाइज यहाँ डिटेल दे रखी है। और इसके अलावा नेशनल जियोलॉजिकल बिल्डिंग ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इस प्रकार से दिया हुआ है। वही चीज़ हिंदी में है, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण की जो भूगर्भिक विरासत स्थल हैं उन्हें हम देखने वाले हैं, उनका राज्यवार ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ जो भूगर्भिक विरासत स्थल हैं या राष्ट्रीय भूगर्भिक इमारतें हैं वो दी हुई है, मतलब स्टेट दिया है और जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट या नेशनल जियोलॉजिकल बिल्डिंग्स का नाम दे रखा है। तो आइए देखते हैं। पहले आंध्र प्रदेश है, यहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें वेराइट की ज्वालामुखी परतें, इसके अलावा मंगनपेट्टा, मतलब इसका स्थान दिया है। ये देखिए वेराइट की जो ज्वालामुखी परतें हैं, यहाँ कहा गया है ना कि ये वॉल्केनोजेनिक बेडेड बेराइट्स, तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, मंगनपेट्टा, और ये है कहाँ पे, तो कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है। ये पूरा इतना जो है वो एक में है, ऐसा नहीं कि यहाँ बीच में क्वामा लगा है तो सब अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका मंगनपेट्टा और कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो दिया है ये इसकी लोकेशन बताने के लिए दिया है। इसके बाद जो अगला है वो है एपिचियन असंगति, या जो यहाँ नीचे आप देख रहे हैं अंग्रेजी में, उसे देख लीजिएगा। ये एपर्चियन या एपिचियन अनकम्फर्टमिटी है, इसे नीचे आप देख रहे हैं, और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ये इसकी लोकेशन है। उसके बाद नेशनल जियोलॉजिकल आर्क, ये कहाँ पे है, तिरुमाला हिल जो है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर स्थित है। और उसके नीचे लिखा हुआ है एरामट्टी डिबल्लू, ये अच्छा नाम है इसका, एरोमाही डिबल्लू कहा जाता है लेकिन एरामट्टी डिबल्लू इसका संबोधन है। तो ये नाम है थोड़े से अनोखे हैं, कोई बात नहीं। ये स्थायी जो तटीय लाल अवसाद है, विशाखापत्तनम भिमूरीपट्टनम वाला जो हिस्सा है वहाँ पर स्थित है। वही चीज़ नीचे आप देख रहे हैं कि कोस्टल रेड सेडिमेंट्स विशाखापत्तनम और उसके अलावा भिमूरीपट्टनम। ये आंध्र प्रदेश का हो गया, भूगर्भिक विरासत स्थल के बारे में चर्चा हो रही है। इसके बाद हम केरल को देखने वाले हैं। तो केरल में आप देखिए यहाँ लेटराइट अगंदीपुरम मालापुरम जिले के पास, और इसके अलावा वर्कला भृगु सेक्शन, यानी भृगु सेक्शन जो है ये तिरुवनंतपुरम जिला। तो थोड़ा सा हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो अनोखा है, इसका इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, इसे देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है लेटराइट अगंदीपुरम नियर मालापुरम डिस्ट्रिक्ट, ये केरल का हो गया पहला वाला। और दूसरे नीचे इसमें लिखा हुआ आप देख रहे हैं वर्कला क्लिफ सेक्शन, ये जो है ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मतलब इसकी लोकेशन केरल में है। डिस्ट्रिक्ट वार यानी जिलेवार यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद तमिलनाडु को देखिएगा। तो तमिलनाडु में यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जूम करके पढ़ाइए, तो देखिए जहाँ पर तथ्य पूरा एक कोने से दूसरे कोने तक छपे रहते हैं वहाँ पर जूम करके पढ़ाना संभव नहीं होता। अगर जूम कर दिया जाएगा तो आधे कट जाएंगे, फिर आपको पूरी स्क्रीन दिखाई नहीं देगी। जहाँ पर संभव है वहाँ पर जूम किया जाता है। देखिए
अब यहाँ पे तमिलनाडु का दिया हुआ है, तो तमिलनाडु में कास्ट जीवाश्म जो तिरुवक्काराय वाला क्षेत्र है और दक्षिणी अर्काट जिला, उसके पास इसकी लोकेशन है। इसके अलावा ये जीवाश्म पार्क आपका सुल्तानपुर तिरुचिरापल्ली जिला जो है, मतलब जिलेवार लोकेशन दी है, तो जिले का नाम भी आपको याद रखना है। इसको आप देख रहे हैं। इसके बाद चारकोनाइट सेंट थॉमस पर्वत मद्रास और कराई संरचना की जो निष्फल भूमि है क्रेटेशियस जीवाश्मों के साथ, वो कराई परालमोर जिला जो है, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। ये तो इसका हिंदी फॉर्मेट था। अब यहाँ देखिए फॉसिल वुड नियर तिरुवक्काराय, ये स्थान का नाम है, ये आप देख रहे हैं, ये स्थान का नाम है। और ये फॉसिल वुड नियर साउथ अर्काट डिस्ट्रिक्ट, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ पे है, जो साउथ अर्काट डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है उसके पास में है। उसके बाद नेशनल फॉसिल वुड पार्क, ये पार्क का नाम है और ये कहाँ पे है, तो ये साथनूर पेरम्बलूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये सब लोकेशन तमिलनाडु वाली है। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं चारकोनाइट को, तो ये सेंट थॉमस माउंट मद्रास में पड़ता है। और इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं बैडलैंड ऑफ कराई फॉर्मेशन विथ क्रिटेशियस फॉसिल एलॉन्ग कराई और पेरम्बलूर डिस्ट्रिक्ट, इसकी लोकेशन है। ये सब तमिलनाडु के हो गए। इसके बाद नीचे आप गुजरात को देख रहे हैं, तो ये सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर एडी मार्किंग कदम डैम, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, ये तो स्थान का या जो विरासत है उसका नाम हो गया। इसके अलावा कदम डैम और पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, ये इसकी लोकेशन है। इसके बाद राजस्थान में चलते हैं, तो राजस्थान में नीचे आप देख लीजिए सेंड्रा ग्रेनाइट, ये पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा नीचे आप देख रहे हैं ये स्ट्रोमेटोलाइट पार्क है और ये कहाँ पे पड़ता है, तो भोजुंदा ये स्थान का नाम है। और ये है कहाँ पे, तो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, राजस्थान के राणा प्रताप वाला क्षेत्र। उसके बाद देखते हैं नीचे, तो ये अकल, माफ कीजिएगा, वो मेवाड़ वाला क्षेत्र था। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ यानी रानी पद्मावती की बात हो रही है। अब इसके बाद अकलवुड फॉसिल पार्क को अगर देखा जाए, तो ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, ये वाला आप देख रहे हैं अकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पे, ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसी के ठीक नीचे आप देख लीजिए ये किशनगढ़ नेफेलाइन स्पेटनाइट वाला जो नाम दिया हुआ है, ये थोड़ा सा मिट गया है, इसे फिर से देख लेते हैं जूम करके। यहाँ पर देखिए ये वाला है, तो किशनगढ़ नेफेलाइन सेनाइट, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर आप इसकी जो हिंदी है वो देख रहे हैं, नेफेलाइन स्पेनाइट अजमेर जिला। उसके नीचे आपको वेल्डेड टैफी, ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देगा, ठीक नीचे है, ये वेल्डेड टफ है। और उसके नीचे मलानी इग्नियस स्वीट है, ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी भी लोकेशन है, सब जोधपुर वाला नीचे आपको दिख रहा है। उसके नीचे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एट सतूर, ये बूंदी जिले में पड़ता है। तो ये सब राजस्थान में जो इस प्रकार की विरासतें हैं उनके नाम दे रखे हैं। अब इसके बाद महाराष्ट्र को देख लेते हैं, तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक है लोनार लेक, ये आप देख रहे हैं, बुल्ढाना जिला जो है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो जो लोअर परमियन, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सागरीय धरातल है, मतलब इसे आप कह सकते हैं मैरिन बेड, ये स्थित है। और ये मनेन्द्रगढ़ सरगुजा जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी लोकेशन में पड़ता है। इसके बाद कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में कुछ अच्छे खासे हैं। यहाँ तो एक एक ही थे, महाराष्ट्र में आपने एक लोनार वाला देखा और यहाँ पे लोअर परमियन को देखा जो कि मनेन्द्रगढ़ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी लोकेशन याद रख लीजिएगा, मनेन्द्रगढ़ सरगुजा, क्योंकि आजकल बारीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद कर्नाटक को देखते हैं, तो कर्नाटक में अगर देखा जाए तो गांठदार लावा सेंट मेरी द्वीप, ये थोड़ा विचित्र नाम है, उडुपी जिला ये है। और प्राद्वीपीय नीस लालबाग बंगलोर, और इसके अलावा ये पिरा कैटलिस्ट, और ये नीचे आप देख रहे हैं कोलार स्वर्ण फील्ड कोलार। तो आइए इसे जरा इंग्लिश में देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे लावा और नीस के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये कहा गया है कि कोलमनार लावा सेंट मैरीज आइलैंड, और ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है। इसके नीचे पेनिसुलर नीस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये लाल बाग बेंगलोर वाली लोकेशन पे है। और ये पिलो लावा वाली जो स्थिति इसमें दी हुई है, ये कोलार गोल्ड फील्ड जो है वहाँ पे है, मतलब कोलार डिस्ट्रिक्ट इसका पड़ेगा। तो जिले का नाम याद रखिएगा और जो संरचना है उसका नाम याद रखिएगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, तो हिंदी से बेहतर है यहाँ पे आप इंग्लिश देख लीजिए, वो ज़्यादा सही है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पार्क सकेती सिरमौर, ये जो स्थान है इसको आप देख सकते हैं, मतलब ये शिवालिक फॉसिल पार्क है असल में। इसकी जो लोकेशन है वो सिरमौर में है। इसके बाद देखते हैं आगे, तो ओडिशा आता है। ओडिशा में लौह एस्क का जो लावा तकिया है, अब यहाँ देखिए ये अनुवाद जो है हिंदी का कितना विचित्र है। इसका अंग्रेजी वाला देख लीजिए, पिलो लावा, ये मतलब एक तरह की बेड होती है, तो उसको यहाँ दर्शाया गया है। पिलो लावा इन आयरन ओर बेल्ट एट नमोरिया, ये नोमीरा या नोमेरिया। और इसका जो जिला है वो कौन सा है, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट है। और ये लोकेशन कहाँ की है, तो ओडिशा की है, इसे ध्यान दीजिएगा। मतलब ये पिलो लावा इन आयरन ओर, इसको ध्यान देना है आपको, नीचे वाले को। इसके बाद झारखंड को देखिए, तो पौधा जीवाश्म या प्लांट फॉसिल बियरिंग इंटर ट्रैपेन बेड ऑफ राजमहल फॉर्मेशन, ये राजमहल की पहाड़ी वाला जो हिस्सा है उसमें ये बेल्ट पाई जाती है। और उसके बाद कहा गया है कि अपर गोंडवाना, ये नीचे आप देख रहे हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, अब देखिए, तो अपर गोंडवाना सीक्वेंस अराउंड मैनरो, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो जिले का नाम भी आपको याद रखना है। ये पूरी फॉर्मेशन है, राजमहल फॉर्मेशन के ऊपर की जो बेड है उसमें ये दिखाई देता है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद नागालैंड और सिक्किम को भी देख लेते हैं। तो नागालैंड में अगर आप देखें तो नागा पहाड़ी है, ओकिलाइट स्थल है। इसके साथ साथ जो पुनग्रो
के पास में ये साइट है, इसे आप देख रहे हैं। वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है, यहाँ नागर हिल या नागा हिल है, और उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि ऑफ्यूलाइट साइट नियर पुंगू। इसके बाद सिक्किम को देख लीजिए, डोलोमाइट संबंधित स्ट्रेटोमेटलाइट ये कहा गया है इसमें, और इसके नीचे बक्स बाचूना पत्थर संरचना के मामले में निकट तामची दक्षिणी जिला। तो इसको जरा आप अंग्रेजी वाला ट्रांसलेशन इसका देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेटोमेटलाइट बियरिंग डोलोमाइट लाइमस्टोन ऑफ बुक्सा फॉर्मेशन एट मैमले नियर नामची साउथ डिस्ट्रिक्ट। ये इसका पूरा सही अनुवाद है, इसे हमने देखा। तो ये सिक्किम वाला हो गया, मतलब सिक्किम में आपने देखा, नागालैंड में देखा, झारखंड में देखा, उससे पहले ओडिशा और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, ये अलग अलग राज्यवार आपको देखना ही था। अब इसके बाद जो अगली इसमें जानकारी है वो है हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई, यानी एल्टीट्यूड ऑफ स्नो लाइन इन हिमालय। तो एक तरफ दिया हुआ है हिमालयन रीजन के बारे में, और दूसरी तरफ एल्टीट्यूड ऑफ स्नो लाइन्स ये दे रखा है। तो पहले देखते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय यानी अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को, तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय यानी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ जो हिम रेखा की ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड ऑफ स्नो लाइन है वो कितना है, 4500 मीटर है। इसके बाद कश्मीर हिमालय को आप देख रहे हैं, तो कश्मीर हिमालय में जो हिम रेखा की ऊंचाई है वो कितनी है, तो ये 5200 से लेकर 5800 मीटर तक पड़ती है। इसके बाद कुमाऊं को देख लीजिए, यानी उत्तराखंड हिमालय की बात हो रही है, कुमाऊं हिमालय आप कहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो हिम रेखा की ऊंचाई है ये आप देख रहे हैं, ये 5100 से लेकर 5500 मीटर तक है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये सभी मीटर में है, सेंटीमीटर या किलोमीटर में नहीं है। इसके बाद काराकोरम को आप देखिए, तो काराकोरम में 5500 मीटर से भी ज़्यादा है, मतलब उससे भी ऊपर है। इसके बाद अगली चीज़ जो हम देखने वाले हैं, यहाँ पर आपको हिम रेखा की ऊंचाई दी हुई थी, तो ये नहीं पूछेगा कि बताइए कि एल्टीट्यूड कितना है, वो ये पूछेगा कि बताइए इसमें से एल्टीट्यूड किसका ज़्यादा है या किसका कम है, ऐसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अगली टेबल है उसमें कहा जा रहा है हिमालय के या हिमालय प्रदेश के प्रमुख हिमनद, यानी मेन ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयन रीजन। तो एक तरफ ग्लेशियर्स का नाम दिया है, उसके बाद उनकी लोकेशन दी है। यहाँ एक क्रम से आप टेबल में देखिएगा, ये ग्लेशियर्स हैं, ये उनकी लोकेशन है। यहाँ पर उनकी लेंथ किलोमीटर में दे रखी है, ये लंबाई किलोमीटर में है, याद रखिएगा। ऊंचाई मीटर में दे रखी है, मतलब एल्टीट्यूड, और उनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो लास्ट में दिए हुए हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। इतने सारे इसमें तथ्य हैं, तो इन्हें एक क्रम से देखते हैं। पहले आपको सियाचिन दिखाई दे रहा है, उसके नीचे बिफाओ है, और ऐसे ही कई सारे ग्लेशियर हम देखने वाले हैं। सभी को नहीं देखना है, जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हीं को देखना है, जिनके की परीक्षा में आने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ देखिए सियाचिन, काराकोरम इसकी लोकेशन है। अगर लंबाई को देखा जाए तो 76 ये लेंथ में पड़ता है, मतलब किलोमीटर में दिया हुआ है, और ऊंचाई की अगर बात करें तो 5400 ये मीटर में इसकी ऊंचाई है। महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर देखें तो हिमालय की नुब्रा घाटी में ये सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नुब्रा घाटी जो हिमालय की है उसमें ये सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर यानी जो पोलर रीजन है उससे बाहर का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। ये इसमें इसकी विशेषता है। लार्जेस्ट इन नुब्रा वैली ऑफ हिमालय एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड ऑफ पोलर रीजन। इसके बाद बिफाओ को देखिएगा, तो बिफाओ की भी लोकेशन काराकोरम वाले ही क्षेत्र में है। लद्दाख का जो बाल्टिस्तान रीजन है वहाँ पे इसकी लोकेशन है एग्जैक्टली। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 60 किलोमीटर है, यहाँ पर लेंथ दे रखी है। और ऊंचाई को अगर देखा जाए तो ऊंचाई है 5128 मीटर में। शिगार नदी में ये बहता है, मतलब इसमें जो पिघलने का इसका स्वरूप है वो दर्शाया गया है। इसकी विशिष्टता है फ्लो इनटू शिगार रिवर, मतलब इसका जो पानी पिघलता है, ग्लेशियर है तो इसका मतलब क्या है, बर्फ के भंडार है, और बर्फ पिघलती ही है, ग्लोबल वार्मिंग से भी पिघलेगी और प्राकृतिक प्रक्रिया भी है। तो बर्फ के पिघलने से जो पानी बनता है वो कहाँ जाता है, तो नदी का नाम दिया है। इसके बाद बिफाओ के ठीक नीचे आप चोगो लुंगमा को देख रहे हैं, इसकी भी लोकेशन आपकी काराकोरम में ही है, और इसकी जो यहाँ लंबाई दे रखी है वो 50 है किलोमीटर में। और ऊंचाई की अगर बात करें, मतलब यहाँ पे आप टेबल में एक बार फिर से ऊपर का हिस्सा देख लीजिए, ये वाला जो कॉलम है ये लंबाई के लिए है और ये किलोमीटर में है, और ये वाला ऊंचाई के लिए है जो कि मीटर में है। ध्यान देना है इसको। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चोगो लुंगमा को देख रहे थे, यहाँ पे है देखिए काराकोरम इसकी लोकेशन है। ये आपकी लंबाई है 50 किलोमीटर, और ये जो है ये ऊंचाई है मीटर में 5016, ये मीटर वाली है, ठीक है। गिलगिट, ये आप देख रहे हैं बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इसकी लोकेशन है, लोकेटेड इन गिलगित बाल्टिस्तान एरिया या रीजन। इतना हमने देखा। इसके बाद गंगोत्री, ये आप जानते ही हैं उत्तराखंड में है, 28 किलोमीटर में इसकी लेंथ है। और हाइट अगर देखा जाए तो ये दे रखी है, ये कितनी है, 3415। चौखंबा शिखर के नीचे बनता है और इसे गोमुख भी कहा जाता है, गाय के मुख जैसा आकृति बनती है इसलिए गोमुख कहा जाता है, ये आपने देखा। उसके बाद रीमो, ये आप देख रहे हैं रीमो, तो ये लद्दाख का सियाचिन वाला क्षेत्र है, मतलब सियाचिन एरिया ऑफ लद्दाख, और 40 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 7385 श्योक रिवर में ये बहता है, मतलब ड्रेन इन श्योक रिवर। इसका जो पानी पिघलता है वो कहाँ जाता है, श्योक रिवर में जाता है। इसके बाद बियाफो को देख लीजिए, पीछे आपने यहाँ भी बियाफो को देखा है और यहाँ फिर से एक बार बियाफो आ गया। तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है
और ये दूसरे ग्लेशियर की बात हो रही है, 63 किलोमीटर इसकी यहाँ पे लंबाई है। और ऊंचाई की अगर बात करें तो 5128। विश्व का सबसे लंबा हिमनद क्रम है ये, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद जीमू को देख लीजिए उसके ठीक नीचे, तो ये सिक्किम नेपाल इसकी लोकेशन है, 26 यहाँ पे किलोमीटर में है और ये 300 मीटर में है। ये ऊंचाई है, ये लंबाई है। और पूर्वी हिमालय में ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि तीस्ता नदी को पोषण देता है, मतलब तीस्ता नदी में जो पानी आता है वो इसी ग्लेशियर से आता है। वही कहा गया है लार्जेस्ट ग्लेशियर इन ईस्टर्न हिमालय, मतलब ईस्टर्न हिमालयन जो हिस्सा है उसमें ये लार्जेस्ट है और ये तीस्ता नदी को फीड कराता है, यानी भोजन कराता है। भोजन क्या है? पानी है। अब इसके बाद द्रांग द्रुंग, काफ़ी अच्छा नाम है। तो ये जो द्रांग द्रुंग है ये आप देखें तो हिमालय श्रेणी में इसकी लोकेशन है। 23 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है और ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 4780 ये मीटर में इसकी ऊंचाई है। यह जम्मू कश्मीर का जो कारगिल जिला है, मतलब अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों डिवाइड हो गए हैं, तो कारगिल जिले में जास्कर रेंज में ये इसकी सिचुएशन है या लोकेशन है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद शफत हिमनद है, शफत को आप नीचे देख रहे हैं, ये ग्लेशियर। तो ईस्टर्न हिमालयन रेंज इसकी पड़ती है 14 यहाँ पे किलोमीटर में ये लंबाई है और 4400 मीटर ये ऊंचा है। यहाँ पे नून और कुन जो शिखर हैं उनकी ऊंचाई में ये, उनकी ऊंचाई को ये बढ़ाने का काम करता है और पिघला हुआ पानी जो इससे पानी पिघलने से बनता है वो सुरु नदी में जाता है, ये इसमें कहा गया है। तो राइज टू द पीक ऑफ नन एंड कुन और मेल्टेड वाटर फ्लो इनटू सुरु रिवर, ये हमने देखा। इसके बाद सोना पानी को देखिएगा, ये भी ग्लेशियर है। लाहौल और स्पीति जो क्षेत्र है वहाँ पे चंद्रा घाटी में स्थित है, इसकी लोकेशन दे रखी है। 15 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है और इसमें देखा जाए तो 4000 मीटर ये ऊंचा है। रोहतांग पास के पास जो पीर पंजाल श्रेणी है उसमें ये सबसे लंबा हिमनद माना जाता है। वही कहा गया है कि लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पीर पंजाल रेंज नियर द रोहतांग पास, ये हमने देखा। उसके बाद मिलाम को देख लीजिए, तो मिलाम आप जानते हैं कि उत्तराखंड में है। 15 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है, 2290 ये इतना ऊंचा है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, इसको ध्यान देना है। गौरी गंगा या गोरी गंगा जो कही जाती है उस नदी का मुख्य स्रोत ये माना जाता है और कुमायूं हिमालय का ये सबसे बड़ा हिमनद है। हिमालय के भी अलग अलग पार्ट बांट के हम लोग अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पढ़ते हैं, तो उसमें जो कुमाऊं हिमालय है उसका ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो देख लीजिए, मेजर सोर्स ऑफ रिवर गोरी गंगा और बिगेस्ट ग्लेशियर इन द कुमायूं हिमालय, इसको ध्यान देना है आपको। उसके बाद रूपाल को देखिएगा, ये कश्मीर में है, 15 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 6326 और ग्रेटर हिमालयन में या हिमालय क्षेत्र में स्थित यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाला क्षेत्र है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालय, इट फ्लो नॉर्थ ईस्टवर्ड, मतलब इसका जो फ्लो है वो किधर होता है? नॉर्थ ईस्टवर्ड होता है, उसे हमने देखा। उसके बाद गंगरी ग्लेशियर को आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो नुनकुन पर्वत हिमालयन श्रेणी 13 किलोमीटर ये टोटल इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है। 7135 ये ऊंचाई है मीटर में और नुनकुम शिखर में ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, मतलब लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द नुनकुन पीक, ये आपने देखा। उसके बाद 12 शिंगरी, ये चंद्र घाटी हिमाचल प्रदेश लाहौल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पड़ता है, मतलब चंद्रा वैली ऑफ लाहौल इन हिमाचल प्रदेश, ये इंग्लिश वाला है। और 11 किलोमीटर ये टोटल लंबा है। ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 4570 मीटर ये टोटल ऊंचाई है। हिमालय में दूसरा सबसे लंबा हिमनद चिनाब नदी के जल स्रोत के तौर पे इसे देखा जाता है और खुरबा का ये निक्षेप है, ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ है। मतलब ये हिमालय में दूसरा सबसे लंबा है। सेकेंड लॉन्गेस्ट, यहाँ पे बड़े की बात नहीं हो रही है, बड़ा छोटा आयतन के हिसाब से इसमें डिफरेंस है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट की बात हो रही है। सेकेंड लॉन्गेस्ट ये ग्लेशियर है हिमालयन सोर्स का या हिमालयन रीजन का, और यहाँ पे ये सोर्स ऑफ वाटर है रिवर चेनाब के लिए, और ये डिपॉजिट है जो एंटीमनी है उसका, मतलब यहाँ पे जो निक्षेप है वो एंटीमनी के प्राप्त होते हैं, ऐसा दिया हुआ है। ये 12 शिगरी को आप देख रहे हैं। इसके बाद दमीर को देख लीजिए, ये नंगा पर्वत के रेंज वाले हिस्से में है, और कश्मीर जो पाकिस्तान मतलब पीओके जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उस क्षेत्र में ये पड़ता है और 11 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 4203 मीटर। दमीर पर्वतों को पर्वत का राजा भी कहा जाता है और विश्व के सबसे लंबे पर्वत ये कहलाते हैं। मतलब ये कहा गया कि दाइमीर माउंटेन्स आर नोन एज किंग ऑफ माउंटेन्स एंड आर वर्ल्ड्स टालेस्ट माउंटेन्स, ये हमने देखा। पिंडारी को अगर देखें तो उत्तराखंड का जो कुमायूं क्षेत्र है वहाँ पे इसकी लोकेशन है, 3 किलोमीटर मात्र ये लंबा है, और ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 3353, और पिंडारी नदी को ये उत्पन्न करता है, मतलब इसी के पानी से पिंडारी नदी का जन्म होता है। इसके बाद चांग कुमदान, ये काराकोरम में है, इसे आप देख रहे हैं, 21 किलोमीटर ये टोटल लंबा है और 7071 ये इसकी मीटर में ऊंचाई है। लद्दाख में ये इसकी लोकेशन पड़ती है, ये श्योक नदी के लिए पानी देता है और स्रोत के तौर पे शिकता को भी देखा जाता है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि लद्दाख दे फीड एंड आर द थ्रेट टू श्योक रिवर एंड माइट ब्लॉक इट, मतलब इसमें ये श्योक नदी के लिए संकट है, यहाँ पर देख लीजिए ये थ्रेट है श्योक रिवर के लिए, ऐसा इसमें कहा गया है। तो हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला मैच नहीं करता है। फिलहाल आप इंग्लिश वाले को ज़्यादा सही मानिए, क्योंकि यहाँ किया क्या गया है
जो इंग्लिश है उसी से हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो गूगल ट्रांसलेशन की जो गलतियां होती हैं वो दिखाई दे रही हैं। फिलहाल लद्दाख दे फीड, आपको जानकारियां लेनी है, जो फैक्ट है उन्हें बटोरना है, वो चाहे जहां से मिले। तो देखिए इसमें सही करके इसे इंग्लिश वाले को ही ध्यान दीजिएगा कि दे फीड एंड आर अ थ्रेट टू श्योक रिवर एंड माइट ब्लॉक इट, ये वाला सही है, ऊपर वाला जो है उसको ध्यान मत दीजिएगा। इसके बाद हिस्पर को देखिए, काराकोरम ये इसकी लोकेशन है, 61 किलोमीटर ये इसकी टोटल लंबाई है, और ऊंचाई की अगर बात करें तो 5128। शिगार नदी को ये भी पानी देने का काम करता है। एक नदी में कई सारे ग्लेशियरों का भी पानी आ सकता है, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ एक ही ग्लेशियर है वही पिघलेगा तो नदी को पानी देगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद बाल्टोरे की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, काराकोरम में है, 76 ये इसकी टोटल लंबाई है किलोमीटर में, और यहाँ पे इसकी हाइट नहीं दी हुई है। आइए नीचे चलते हैं, और नीचे भी नहीं दिया है, तो हाइट और इसके बारे में जो विशिष्टताएं हैं वो नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि नहीं देने का तात्पर्य है कि ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस इसमें आप ये जानते रहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। जितने महत्वपूर्ण ग्लेशियर थे हिमालयन क्षेत्र के, उन्हें हमने देखा। वैसे तो ग्लेशियरों की भरमार है, और आप जानते हैं कि ये सब पिघल जाएंगे तो हमें डुबो देंगे, लेकिन अभी पिघलने की रफ्तार जो है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है इंसान चाहे तो। इसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पर भूकंप की तीव्रता का रिक्टर स्केल दे रखा है, तो इसे देखते हैं। एक तरफ मैग्नीट्यूड दिया है, उसके बाद कैटेगरी दी हुई है, और इफेक्ट उसके जो है इफेक्ट जो पड़ते हैं वो दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो इसमें अब परिमाण को देख लीजिए, 1.0 से लेकर 2.9 से कम यानी लेस देन। अगर ऐसा है तो इसकी जो कैटेगरी है उसको अल्पार्थक कहा जाएगा, यानी माइक्रो कहा जाएगा, और इसका प्रभाव ये होगा कि ये रिकॉर्ड तो हो जाएगा, मतलब इसे जो पैमाने होते हैं भूकंप को नापने वाले उसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन इंसान को इसका अनुभव नहीं होगा। कुछ जो जीव जंतु हैं वो इसका अनुभव कर लेते हैं। इसके बाद 3.0 से लेकर 3.9 इसे माइनर कहा जाता है, अर्थक्वेक के तौर पे इसे माइनर कहते हैं, और प्राणियों द्वारा इसका अनुभव होता है, मतलब इंसान भी इसका अनुभव करता है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता, मतलब बहुत ये हल्का फुल्का आता है, हिला के चला जाता है। इसके बाद 4 से लेकर 4.9 अगर इसका मैग्नीट्यूड है तो ये हल्का कहा जाता है, मतलब इसे माइनर तो नहीं कहेंगे लेकिन लाइट कहेंगे, और इससे हल्की क्षति होती है, जिससे हल्की फुल्की दरारें आ सकती हैं, टूट फूट हो सकती है, और प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुभव करता है। ऐसा होता है कि जो ये वाला है 3.0 से लेकर 3.9, जो अत्यधिक सक्रिय व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना एकदम सुस्त होते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, हल्का फुल्का हिल रहा है तो वो ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो वो महसूस कर लेते हैं, लेकिन ये वाला रहेगा तो हर आदमी इसको महसूस करेगा, चाहे वो कैसा भी हो। इसके बाद यहाँ पर 5.0 से लेकर 5.9 है, तो ये मध्यम यानी मॉडरेट कहा जाता है, और इससे नुकसान भी होता है और हर कोई इसको महसूस भी करता है। थोड़ा सा जो पिछला वाला है उससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, मतलब इसमें आप जो मैग्नीट्यूड है उसे देख लेंगे तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बस ये है कि उसको किस कैटेगरी में डाला गया है ये याद करना पड़ेगा, बाकी इधर वाला आप अपने दिमाग से भी इस्तेमाल करके सोच सकते हैं। तो इसके बाद 6.0 से लेकर 6.9 है, तो इसे स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा, मतलब आप अच्छी खासी इसमें जो कंपन है उसको महसूस करेंगे, और इसमें घबराहट लोगों में फैल जाती है। जनसंख्या वाले क्षेत्रों में मध्यम हानि होती है, मध्यम के अलावा ज़्यादा भी हानि हो सकती है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आबादी कितनी है और कहाँ पर आया है। इसके बाद 7.0 से लेकर 7.9 ये मेजर होता है और गंभीर हानि और जीवन हानि होती है, तो ये वाला भूकंप है। और 8.0 से ज़्यादा आया तो वो ग्रेट स्केल पर होता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत भयंकर विनाश होता है। तो जो हिमालयन क्षेत्र है उसमें लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, और ये हल्के वाले झटके, जो बड़े बड़े भूकंप हैं वो भी शेष हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, उसमें ऊंचाई बढ़ने का सिलसिला और उसके निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही। अभी वो युवा पर्वत है और युवाओं में विकास होता है, तो हिमालय का भी विकास हो रहा है, और अंदर जो प्लेटों का आपस में सबडक्शन है वो चल ही रहा है, तो इसकी वजह से लगातार भूकंप आ रहे हैं। ये पूरा अस्थिर क्षेत्र है, और उधर हिंद महासागर में भी जो महासागरीय प्लेट है उसमें चटकने की घटना हो रही है, मतलब वो टूट रही है, तो इस वजह से उसमें सुनामी के खतरे पैदा हो रहे हैं। तो ये सब स्थितियाँ महाद्वीपीय संरचना को एक बार फिर से बिगाड़ने पर तुली हुई हैं। तो ये प्रकृति का काम है, प्रकृति ऐसे ही बनाती है और बिगाड़ती है। फिलहाल इन्हें हमें पढ़ना है तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ ड्रेनेज यहाँ पर दिया हुआ है और एग्जाम्पल ऑफ ड्रेनेज दिया हुआ है। तो पहले अपवाह के प्रकारों को हम देखते हैं। जो शुरुआती है उसे आप देख रहे हैं, ये अध्यारोपित है, अनुवांशिक है और जल निकासी है, मतलब इस प्रकार से लिखा हुआ है। और इस प्रकार के अपवाह का उदाहरण हमें कहाँ दिखाई देता है, तो दामोदर, स्वर्णरेखा, ये नदियों के नाम हैं। चंबल, बनास, ये जो नदियाँ हैं जो कि रीवा के पठार से निकलती हैं, उसमें ये बताया गया है, मतलब इन नदियों के बारे में कहा गया है कि इसमें इन अफवाहों के दर्शन हमें होते हैं। इसके बाद जो अगला है, यहाँ अध्यारोपित को क्या कहा जाता है, सुपर इम्पोज्ड कहा जाता है, या इपिजेनिक, जेनेटिक, या इसके अलावा जो सुपर इंड्यूस्ड है, इस प्रकार के जो प्रवाह हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद जो अगला अपवाह का यानी ड्रेनेज का प्रकार है, उसमें आप देख रहे हैं कि वृक्षावृत्ति यानी ट्री लाइक पैटर्न या वृक्ष के स्वरूप का जो डेंड्रिटिक पैटर्न होता है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन कहाँ दिखेगा, जो गंगा सिंधु का मैदान है यानी प्लेन वाला एरिया है, यहाँ पर बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो इस प्रकार के अपवाह को दर्शाएंगी।
इसके बाद जो ट्रिल्स वाला मतलब जाली नुमा स्ट्रक्चर है वो सिंह भूमि के पर्वत से, सिंह भूमि क्षेत्र के पर्वतों से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं, मतलब छोटा नागपुर के पठार वाला जो एरिया है वहाँ से निकलने वाली नदियाँ शो करती हैं। इसके बाद बार्ड यानी जो कंटकीय प्रवाह या अपवाह है उसको अगर देखा जाए तो अरुण नदी नेपाल की कोसी की सहायक नदी है, ये दर्शाती है इस प्रकार के अपवाह के उदाहरण को। आयताकार या रेक्टेंगुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको देखा जाए तो ये विंध्य श्रृंखला में प्राप्त होता है, विंध्यन माउंटेन जो है वहाँ पर प्राप्त होता है। अब केंद्रीय यानी जो रेडियल फ्लो या ड्रेनेज सिस्टम है, पैटर्न है, वो गिरनार की पहाड़ियों में, मतलब काठियावाड़ गुजरात वाला एरिया और असम में भी दिखाई देता है, जो मिकिर मिसमी वाली रीजन है या क्षेत्र है वहाँ पर दिखता है। इसके बाद समानांतर यानी पैरेलल, ये वाला जो ड्रेनेज पैटर्न है ये आपको दिखेगा सूर्या, कुल्लू, सावित्री महाराष्ट्र में और जवारी, साल, तालपोना, काली नदी, शरावती कर्नाटक में। इसके अलावा पौरानी, पेरियार, पेम्बा ये केरल में। तो कहाँ कहाँ कौन सी नदियों में दिख रहा है, इसमें अलग अलग राज्यों के नाम दिए थे, जैसे इतने सारे जो है ये महाराष्ट्र के हो गए, ये वाले जितने हैं ये सब कर्नाटक में आपको दिखाई देंगे, और पौरानी, पेरियार और पेम्बा ये केरल में आपको दिखेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न को हम देखते हैं। इसके बाद क्रमभंग यानी अव्यवस्थित जो होता है, इस प्रकार के डी अरेंज वाले काराकोरम की घाटी में जो हिमनद से निकलने वाली नदियां या जल स्रोत होते हैं उसमें दिखाई देता है। वही कहा गया कि फाउंड इन ग्लेशिएटेड वैली ऑफ काराकोरम। इतना हमने देखा, ये क्या था, ये टाइप ऑफ ड्रेनेज था और उसके जो एग्जाम्पल थे वो दे रखे थे। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया एंड देयर सरफेस फ्लो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ओरिजिन, ये दे रखा है। तो इसमें टेबल जो बनी है इसमें कई पार्ट है, देखिएगा एक तरफ रिवर बेसिन दिया हुआ है, इसमें नदियों के नाम और उनका बेसिन क्षेत्र, ये बेसिन क्षेत्र है उसका एरिया कितना है, एरिया दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है मतलब परसेंट एरिया, और ये मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब करके दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर वार्षिक उत्सर्जन यानी एनुअल डिस्चार्ज ये कितना करते हैं वो दिया हुआ है और परसेंट में उसका आंकड़ा दे रखा है। तो आइए देखते हैं, पहले गंगा है, उसके बाद सिंधु है, इसी प्रकार से नदियां हैं। तो गंगा का अगर बेसिन क्षेत्र देखें तो ये 8,08,334.44 इतने एरिया में फैली हुई है, और इसका जो प्रतिशत क्षेत्र है उसे देखा जाए तो 26.2, और वार्षिक उत्सर्जन की अगर बात करें तो ये 4,68,700 इतना जो एनुअल ड्रेनेज है या डिस्चार्ज है उसका दिखाई देता है गंगा रिवर में, और 25.2% यहाँ प्रतिशत के हिसाब से होगा। सिंधु के संदर्भ में अगर देखा जाए उसी के ठीक नीचे है, तो यहाँ पर इसका जो बेसिन क्षेत्र है वो 4,53,931.87 है, और प्रतिशत क्षेत्र में देखा जाए परसेंट एरिया में तो 9.8 यहाँ पे हो जाएगा, और वार्षिक उत्सर्जन को अगर देखें तो 79,500 इतना होता है, प्रतिशत में अगर देखें तो 4.3 हो जाएगा। गोदावरी को देख लेते हैं, तो गोदावरी का जो बेसिन क्षेत्र है इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और बड़ा कर लीजिए। अब देखिए तो गोदावरी का जो बेसिन क्षेत्र है यहाँ देखिए, ये अगर देखा जाए तो 3,02,063.93 हो जाएगा। प्रतिशत क्षेत्र यहाँ जो इसका मात्रक दिया है उसे ध्यान दीजिएगा 9.5 हो जाएगा, और वार्षिक उत्सर्जन इसका कितना है तो 1,18,000 इतना इसमें एनुअल डिस्चार्ज दिखाई देता है। परसेंट में अगर देखा जाए तो 6.4 हो जाएगा। इसके बाद उसी के ठीक नीचे यहाँ कृष्णा है, ये दक्षिण भारत की नदियों को हम देख रहे थे, यहाँ पे दोनों हिमालयन रिवर है। तो देखिए इसमें कृष्णा का अगर देखा जाए तो ये पूरा एरिया जो इसमें बेसिन क्षेत्र इसका है वो अगर देखा जाए तो 2,54,743.31 इतना होता है, और यहाँ प्रतिशत क्षेत्र के हिसाब से 7.9 होता है, और वार्षिक उत्सर्जन की अगर बात की जाए तो 62,800 ये एनुअल डिस्चार्ज हो गया, और इसमें परसेंट अगर देखा जाए तो 3.4% हो गया। इसके बाद महानदी को देख लीजिए तो 1,39,659.15 ये इसका बेसिन एरिया है, और प्रतिशत क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 4.3 और 66,640 वार्षिक उत्सर्जन यानी एनुअल डिस्चार्ज हो गया। परसेंट में अगर देखें तो 3.6% ये दिखाई देता है, ये महानदी का है। नर्मदा को देखिए तो नर्मदा का जो बेसिन क्षेत्र है वो कितना है, ये 92,670 है, यहाँ आप देख रहे हैं, और 3.0 ये प्रतिशत के क्षेत्र के हिसाब से हो गया, और यहाँ अगर वार्षिक उत्सर्जन की बात करें तो 54,600 और 2.9% के हिसाब से इसमें देखा गया। इसके बाद कावेरी को देखिए, ये 85,624.44 मतलब इसका बेसिन एरिया है, 2.7% क्षेत्र जो है ये प्रतिशत क्षेत्र हो गया, और वार्षिक उत्सर्जन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे है 20,950 और 1.1% ये परसेंट के हिसाब से हो गया। मतलब यहाँ पे अलग अलग आंकड़ों को हम देख रहे थे। उसके बाद देखिए कावेरी के बाद यहाँ कावेरी को हमने देखा, तापी को देख लीजिएगा तो 63,922.91 ये इसका बेसिन क्षेत्र है। उसके बाद प्रतिशत में देखा जाए तो 2.0 और वार्षिक उत्सर्जन की अगर बात करें तो 17.982 ये इसका वार्षिक उत्सर्जन हो गया, और प्रतिशत में अगर बात की जाए तो 0.9%। इसके बाद पेन्नार को देखिएगा यहाँ पे, तो पेन्नार का अगर बेसिन क्षेत्र देखा जाए तो 54,243.43 ये इसका बेसिन एरिया है, और प्रतिशत क्षेत्र में अगर देखें तो 1.7 ये आपका प्रतिशत क्षेत्र हो जाएगा,
और यहाँ देखिए 3238 ये वार्षिक उत्सर्जन है यानी एनुअल डिस्चार्ज है और 0.2% ये कवर करती है। उसके बाद ब्रह्माणी और वैतरणी ये दोनों नदियाँ जो हैं इनका बेसिन क्षेत्र अगर देखा जाए तो इनका पड़ेगा 51,893.68। ये आप देख रहे हैं ये बेसिन एरिया है और परसेंट में यहाँ अगर क्षेत्र देखा जाए तो 1.0 हो जाएगा। 18,310 ये एनुअल डिस्चार्ज हो गया और परसेंट में अगर देखा जाए तो 1.0%। इसके बाद माही बेसिन को देखिएगा तो इसका बेसिन क्षेत्र है 38,336.8। ये आप देख रहे हैं 1.0 ये परसेंट एरिया है, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं ये वाले रेंज में। उसके बाद वार्षिक उत्सर्जन को देखिएगा तो 11,800 ये आपका एनुअल डिस्चार्ज हो गया और 0.6% ये परसेंटेज हो गया। उसके ठीक नीचे आप साबरमती बेसिन को देख लीजिए तो साबरमती बेसिन जो है इसका पूरा यहाँ अगर बेसिन क्षेत्र देखा जाए तो वो यहाँ दिखाई दे रहा है 30,678.59 हो जाएगा और 0.6 ये इसका हो गया। और यहाँ अगर देखा जाए जो डिस्चार्ज होता है एनुअल डिस्चार्ज वो 7,940 है और प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 0.4% है। सुवर्ण रेखा को देखिएगा तो 25,792.16 ये बेसिन एरिया हो गया, 0.7 ये परसेंट के हिसाब से हो गया, 3,800 ये एनुअल डिस्चार्ज हो गया और 0.2 ये प्रतिशत के हिसाब से हो गया। मझोली और लघु नदियाँ यानी मीडियम एंड माइनर रिवर्स तो इनका यहाँ पे बेसिन एरिया नापा नहीं गया है क्योंकि इसमें एक नदी का नाम तो दिया नहीं है। तो इन नदियों का अगर देखा जाए परसेंट तो 23.6 और यहाँ पे इनके डिस्चार्ज वाटर की जो मात्रा है वो नहीं दे रखी है, ये सब ब्लैंक है। हाँ, इसका जो प्रतिशत है अगर देखें तो 16 हो जाएगा। इसके बाद अगर टोटल इंडिया में देखा जाए तो पूरा 100% होता है, यहाँ पे परसेंट ही हम देख रहे थे 100% हो गया। और जो टोटल नदियों का डिस्चार्ज होता है, टोटल एनुअल डिस्चार्ज होता है वार्षिक तौर पे, वो दिया हुआ है। ये कितना है तो इसे ध्यान से देखिएगा, ये लंबी डिजिट है, ये है 15,61,170 ये टोटल एनुअल डिस्चार्ज हो गया टोटल इंडिया का और 100% ये पूरा यहाँ कंप्लीट होता है। तो परसेंट को नहीं ध्यान देना है, जो एनुअल डिस्चार्ज है उसको देखना है, किससे कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें इसमें देखनी है। अब इसके बाद इनलैंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया ये दे रखे हैं, मतलब नदियों और नहरों का यहाँ पे किलोमीटर में पूरा दिया हुआ है और उसे देखना है। तो देखिए एक तरफ जलाशय रिजर्वायर है, उसके बाद तालाब और पोखरे हैं, बाढ़ के मैदान है, मुखाकृति जो जल निकाय हैं वो दिए हुए हैं और जो ब्रैकिश वाटर है मतलब खारा पानी है उसके बारे में दिया हुआ है और टोटल इसका कितना होता है वो दे रखा है। तो आइए देखते हैं इसमें नदियों और नहरों का जो किलोमीटर में आंकड़ा है वो कितना है 1,95,1,95,095 ये टोटल किलोमीटर में। ये क्या चीज़ है, ये किलोमीटर में लंबाई दे रखी है। उसके बाद देखिए जलाशय रिजर्वायर तो इनका कितना है, ये 2.93 है। असल में हम लोग अंतर्देशीय जल संसाधनों को देख रहे थे, यानी अंदर वाले इनलैंड वाले जो है वो कितने या किस अमाउंट में। तो जलाशयों की अगर बात करें यानी रिजर्वायर जहाँ पानी भंडारित करके रखा जाता है तो 2.93 हो जाएगा। और अगर तालाब और पोखर का यानी टैंक और पॉन्ड का देखें तो ये 2.43 है। इसके बाद बाढ़ का मैदान, झील, मुखाकृति जल निकाय जो होते हैं, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्टली वाटर बॉडीज होती उनके बारे में कहा जा रहा है, तो ये 0.80 है। और खारे पानी की अगर बात की जाए तो ये 1.15 है। टोटल कितना होता है तो टोटल होता है 7.31। इतना हमने देखा, ये पूरा आंकड़ा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए जल संसाधन दिया है मतलब वाटर सोर्स, उसकी मात्रा यानी क्वांटिटी दी है किलोमीटर क्यूब में और परसेंट दे रखा है। तो आइए देखते हैं कहाँ से कितना जल प्राप्त होता है, कितनी मात्रा में प्राप्त होता है वो दिया हुआ है। तो वार्षिक वर्षा जिसमें कि हिमपात को भी इंक्लूड किया गया है, वही कहा गया है कि एनुअल प्रेसिपिटेशन इंक्लूडिंग स्नोफॉल, इसमें मात्रा कितनी होती है किलोमीटर क्यूब में तो ये 4000 है। परसेंट जो है वो 100% है। इसके बाद मानसून के दौरान जो वर्षा होती है प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग मानसून, तो ये जो प्रेसिपिटेशन है ये मानसून सीजन में होता है और इसकी जो मात्रा यहाँ दी हुई है किलोमीटर क्यूब में वो 3000 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और 75% ये यहाँ पे परसेंट के हिसाब से हुआ। वाष्पीकरण और मृदा जल यानी जो इवेपोरेशन होता है और सॉइल वाटर होता है तो उसमें मात्रा कितनी होती है वो 2131 किलोमीटर क्यूब हो गया और परसेंट में अगर देखा जाए तो 53.3 हो गया। इसके बाद नदियों में औसत वार्षिक और संभावित बहाव, यहाँ पे जो नदियों के अंदर फ्लो होता है उसकी बात हो रही है, मतलब एनुअल एवरेज पोटेंशियल फ्लो इन रिवर्स। तो ये जो है इसकी मात्रा कितनी होती है, यहाँ आप देख रहे हैं 1869 ये मात्रा किलोमीटर क्यूब में है। परसेंट में अगर देखा जाए तो 46.7 इतना परसेंट ये टोटल बनता है। इसके बाद सतही जल यानी सरफेस वाटर को अगर देखा जाए तो ये 690 है, यहाँ आप देख रहे हैं। और उसके ऊपर एक छूट गया है उसको भी देख लेंगे। तो सतही जल का अगर देखा जाए तो 690 ये किलोमीटर क्यूब में होता है और 17.3 ये परसेंट में इसका आंकड़ा होता है। एक ऊपर छूटा हुआ है जो कि है एस्टिमेटेड यूजेबल वाटर रिसोर्सेज, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, जल संसाधन का प्रयोग निरूपण। तो उसकी मात्रा यहाँ अगर देखी जाए, यहाँ आप देख रहे हैं ये बीच में एक रह गया था, 1123 किलोमीटर क्यूब में इसकी मात्रा होती है और प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 28.1% ये टोटल बनता है। उसके बाद भूमिगत जल यानी फिर से जो रिचार्जेबल होता है,
या फिर से एक बार पुनर्भरण के योग्य होता है। इस प्रकार का ग्राउंड वाटर ये 433 है, ठीक है। सतही जल को हमने देख ही लिया था, ये कितना है जो भूमिगत जल है ग्राउंड वाटर जो कि फिर से भरा जा सकता है, तो ये मात्रा इसकी किलोमीटर क्यूब में 433 है और प्रतिशत में ये 10.8 की भूमिका यहाँ निभाता है। इसके बाद स्टोरेज क्रिएटेड ऑफ यूटिलाइज्ड वाटर, मतलब प्रयुक्त जल का जो भंडारण है उसकी अगर बात की जाए तो ये 253.381 टोटल होता है, टू बी एग्जैक्ट, किलोमीटर क्यूब में, और इसका जो प्रतिशत है वो 22.52 है। इसके बाद भंडारण निर्माण में प्रयुक्त जो योग्य जल होता है, यानी यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन जो यूटिलाइजेबल वाटर होता है उसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये 50 यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 737, और इसका जो परसेंट है वो कितना है 4.5% है। 2050 में संभावित जल की आवश्यकता, भविष्य की बात की जा रही है, तो 2050 ज़्यादा दूर नहीं है, 2020 तक आ ही चुके हैं हम लोग, 2021 चल रहा है, तो 20 साल लगभग इतना जो है इसमें भविष्य में संभावित जल की आवश्यकता कितनी होगी, 1450 किलोमीटर क्यूब, और यहाँ अगर परसेंट देखा जाए तो ये 129% हो जाता है टोटल। इसके बाद संभावित कमी की अगर बात करें, पानी की कमी बहुत भयंकर तरीके से होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इस्टीमेटेड जो डिफेक्ट होने वाला है वो कितना होगा, 327 होगा, और 29% यहाँ पे उसका जो औसत है उसे देखा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए इस्टीमेटेड जो डिफेक्ट है उसके बारे में फिर से कहा गया है, तो ये 200 है और 7.8 है, मतलब ये डिफरेंट आंकड़े दिए हुए हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कितना है, इसका आपको डिजिट याद करना पड़ेगा, यहाँ पर अंकों को रटना पड़ेगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बन सकते हैं। दे देगा, उसमें ये नहीं पूछेगा कि इतनी मात्रा है इसमें से पहचानिए कितनी है, उसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, कई सारे स्टेटमेंट रहेंगे, और कहेगा कि इसमें से सत्य कथन की पहचान करिए। तो सत्य कथन आपका वही होगा जिसमें कि अमाउंट या जो डाटा है वो सही दिया रहेगा, तो डाटा को आपको जानना होगा, याद करना पड़ेगा। ये हमने देखे इंडिया के वाटर रिसोर्सेज, जिसमें कि वाटर रिसोर्सेज हमने देखे, उनकी क्वांटिटी देखी और परसेंट देखा। अब इसके बाद जो अगला है वो है ग्राउंड वाटर एक्वीफायर सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब ये जो भारत का भूजल है, ग्राउंड वाटर है, उसके एक्वीफायर सिस्टम के बारे में पूरी टेबल है। इसमें एक तरफ सिस्टम दिया है, उसके बाद बीच में रीजन है, और उसके बाद ग्राउंड वाटर पोटेंशियल जो है वो लास्ट में दिया हुआ है। इसे हम देखते हैं। इसमें अगर आप देखें तो एक तरफ प्रक्रम का नाम, फिर रीजन का नाम, उसके बाद ग्राउंड वाटर पोटेंशियल दे रखा है। इसमें पहला वाला आप देखिए, ये है गैर एकीकृत संरचना जलोढ़, मतलब ये जो जलोढ़ है ये कैसा है, गैर एकीकृत संरचना वाला है, यानी यहाँ पे जो अनकॉन्सोलिडेटेड फॉर्मेशन है एलुवियल्स का, उसके बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ जो प्लेन है या रीजन है उसमें अगर देखा जाए तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है वो पूरे आते हैं। यहाँ भूमिगत जल की संभावना कितनी हो सकती है, तो सुरक्षित जो 600 मीटर की गहराई से नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे हो सकती है, और अधिक वर्षा से चार्ज होने की सुरक्षित यहाँ स्थितियाँ पैदा होती हैं, और ट्यूबवेलों के द्वारा विकास को सहारा देना, ये यहाँ पे स्थितियाँ हो सकती हैं। मतलब ये कहा गया है कि नामरस रिजर्व डाउन टू 600 मीटर डेप्थ, ये इसकी लोकेशन है। और उसके बाद हाई रेनफॉल इंश्योर द रिचार्ज, मतलब यहाँ पे अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो इससे रिचार्ज जो है वो इंश्योर होता है। और इसके अलावा सपोर्ट्स डेवलपमेंट थ्रू द ट्यूबवेल्स, ये इसमें बातें हैं। इसके बाद जो अगला वाला है इसी में, मतलब इसी प्रक्रम के अंतर्गत, प्रक्रम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्रदेश को थोड़ा सा बदल देते हैं। तो जो कोस्टल रीजन है उसमें अगर देखा जाए तो एक्सटेंसिव एक्वीफायर, बट देयर इज अ रिस्क ऑफ सेलाइन वाटर इंट्रूजन, मतलब जो सेलाइन वाटर इंट्रूजन है उसका यहाँ पे रिस्क दिखाई देता है, लेकिन एक्सटेंसिव एक्वीफायर्स के तौर पे इसे देखा जाता है। तो ये चीज़ है, वही चीज़ कही गई है कि व्यापक एक्वीफायर, लेकिन खारे पानी के घुसपैठ का यहाँ पे खतरा होता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को अगर देखा जाए, मतलब अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये तीनों ही यहाँ पे डेजर्ट वाले जो रीजन राजस्थान के हैं उसको कवर किया गया है। मतलब देखिए इसमें ध्यान से, जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया है, और डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, ये इसमें कहा गया है। तो इसमें से आप अरुणाचल प्रदेश को निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर नहीं आता है। इसमें जो रीजन आपके हैं वो राजस्थान और गुजरात वाले हैं, और राजस्थान और गुजरात में भी कहाँ पे जो डेजर्ट वाला इलाका है वो वाला, ये इसमें अरुणाचल गलत तरीके से लिख दिया है, इसको मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्प वर्षा कहाँ होती है, पूर्वोत्तर में तो अच्छी बारिश होती है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ राजस्थान और गुजरात का जो डेजर्ट रीजन है, अल्प वर्षा होती है, आप जानते ही हैं, और नगण्य रिचार्ज होता है, मतलब जब बारिश का पानी गिरेगा ही नहीं जमीन पर तो नीचे जाएगा कहाँ से, तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना यहाँ वर्षा के जल से बहुत टेढ़ा काम होता है। और बहुत ज़्यादा गहराई अंदर जाने पर लवणता के खतरे की उपलब्धता होती है, क्योंकि समुद्र की कोस्ट लाइन पास में है, और लवणता वाला खतरा यहाँ हमेशा बना रहता है। और भी कई कारण होते हैं, वही चीज़ कही गई है। उसके बाद जो अगला इसमें दिया हुआ है, मतलब अब यहाँ से सिस्टम चेंज हो रहा है। अभी तक हमने क्या किया, जो गैर एकीकृत संरचना जलोढ़ है उसके बारे में देखा, जिसमें कि 3 हिस्से हमने देखे, इसमें से अरुणाचल को बाहर कर दीजिएगा, ये पूरा आपका है। इसके बाद जो अगला वाला है उसको देखिएगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो एकीकृत, अर्ध एकीकृत संरचना, अवसादी, बेसाल्ट और जो क्रस्टली चट्टाने हैं उनके बारे में कहा गया है। मतलब कॉन्सोलिडेटेड, सेमी कॉन्सोलिडेटेड फॉर्मेशंस, सेडिमेंट्स, बेसाल्ट्स एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स, ये इसका मतलब है। तो प्रायद्वीपीय प्रदेश पूरे इसके रेंज में आते हैं, पेनिसुलर रीजन यहाँ पे एकमात्र है।
और उपलब्ध कुछ सूक्ष्म रंध्रता पर आधारित, जो कि भंजन और अपक्षय के कारण होती है। मतलब रंध्रता का मतलब क्या है, रंध्र होते हैं अर्थात उनसे आने जाने का रास्ता होता है, चाहे वो हवा हो या पानी। तो यहाँ वो अपक्षय और भंजन के कारण होती है। और कुछ क्षेत्रों में गहराई काफ़ी उथली होती है, यानी 20 से लेकर 40 मीटर तक ये गहराई की स्थिति है। और भूतापीय कुओं की गुंजाइश, और यहाँ जो गहराई का क्षेत्र दिया है वो 100 से लेकर 200 मीटर अन्य क्षेत्रों में होता है। मतलब इसे आप इंग्लिश में देख लीजिए क्लियर कट, अवेलेबिलिटी डिपेंड ऑन पोरोसिटी डेवलप ड्यू टू वेदरिंग, और उसके अलावा फ्रैक्चरिंग एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे जो भंजन वाली घटना होती है, फ्रैक्चर्स बनते हैं या वेदरिंग का जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से ये रंध्रता पाई जाती है, ऐसा कहा गया है। और स्कोप ऑफ जियोथर्मल वेल एट स्वॉलो डेप्थ, मतलब यहाँ जो जियोथर्मल वेल्स हैं उनके स्कोप दिखाई देते हैं। और ये किस वजह से होता है, तो जो स्वॉलो डेप्थ है मतलब 20 से लेकर 40 मीटर वाली, उसकी वजह से। और इन सम एरियाज, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 100 से लेकर 200 मीटर तक ये अदर एरियाज में दिखाई देता है। मतलब कुछ क्षेत्रों में इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 20 से 40 है, और कुछ क्षेत्रों में 100 से लेकर 200 है। इस प्रकार से ये पूरी संरचना है। और ये रेंज कौन सी है, तो ये प्रायद्वीपीय प्रदेश यानी पेनिसुलर रीजन है। और ये हम बात कर रहे हैं जो एकीकृत अर्ध एकीकृत संरचना है उसके बारे में। इसके बाद अब नीचे एक और बचा हुआ है हिली रीजन। तो पहाड़ी राज्य जितने भी हैं वो सब इसके दायरे में आएंगे ही। और यहाँ पे लो स्टोरेज कैपेसिटी ओविंग टू फास्टर रन ऑफ, मतलब होता क्या है, तेज बहाव होता है। पहाड़ी जो ढलान होती है उससे नदियाँ या जो पानी के स्रोत होते हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे की ओर बहते हैं। तो इस वजह से यहाँ सतही क्षमता जो है वो घट जाती है। मतलब इनका अंदर जो पानी सोखने की क्षमता होती है या स्थितियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं। आप इसे ऐसे गेस कर सकते हैं कि पानी कहीं से बहुत वेग से प्रवाहित हो रहा है, तो वो ज़मीन के अंदर सोखने का उसको टाइम मिलेगा। ज़मीन सोखती तभी है जब पानी उसके ऊपर रुकता है, कुछ समय तक रुका रहेगा तो जो रंध्र जमीन के अंदर है, मिट्टी में बने हुए हैं, उन पोर्स के सहारे पानी अंदर चला जाएगा गहराई में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, यहाँ एक तो चट्टानी एरिया होता है और ऊपर से पानी तेजी से बह जाता है। तो ये स्थिति होती है। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है इंडियन क्लाइमेट के संदर्भ में, उसको हम देखने वाले हैं। ये देखिए, इसमें एक तरफ कोड दिया है, ये क्लासिफिकेशन, इससे प्रश्न बनते हैं और ये काफ़ी अच्छा है। इन्वायरमेंट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ज्योग्राफी में। तो यहाँ देखिए जलवायु का प्रकार दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, क्लाइमेट टाइप, विशेषताएं दे रखी हैं, टेम्परेचर दे रखा है, रेनफॉल दिया है, और रीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के कौन कौन से क्षेत्र इस वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं ये दिया हुआ है। तो देखिए पहले AW है, यहाँ पर आप देख रहे हैं AW। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल सवाना टाइप का है, ये इसका मतलब है। फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड यहाँ पे पाए जाएंगे। मानसून वाले जो डेसिडुअस वेजिटेशन है या फॉरेस्ट है या ट्रीज हैं वो सब यहाँ पे पाए जाएंगे, ये इसके फीचर्स हैं। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो हॉटेस्ट मंथ यहाँ पे होता है मई का, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस, ये अधिकतम की बात की जा रही है, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद कोल्डेस्ट मंथ जो है, यहाँ पे हॉटेस्ट को हमने देखा कि सबसे गर्म कब होता है, तो मई के महीने में होता है। और सबसे कोल्डेस्ट मंथ जो टेम्परेचर के हिसाब से होता है उसमें कहा गया है कि टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे जब बहुत ठंडी पड़ती है तब भी 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही तापमान रहता है। और हाई रेंज ऑफ एनुअल एंड डाईयूरेंट टेम्परेचर्स, मतलब यहाँ पे जो रेंज है वो कैसी है, मतलब दैनिक और वार्षिक जो तापमान है उसकी ऊंची सीमा पाई जाती है। जो डेली टेम्परेचर होता है या डेली वाला होता है और जो एनुअल टेम्परेचर होता है उनकी जो सीमा होती है वो कैसी होती है, लिमिट जो है वो हाई लेवल की होती है। इतना हमने देखा। तो कुल मिलाकर AW कोड का मतलब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल सवाना। विशिष्टताओं को ध्यान दीजिएगा और टेम्परेचर का थोड़ा सा देख लीजिएगा। वर्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें दक्षिण पश्चिमी मानसून से जुलाई से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है उसकी वजह से यहाँ बारिश होती है, इसको ध्यान देना है। और जो सर्दियाँ होती हैं वो सूखी होती हैं, मतलब जाड़े के मौसम में बारिश का सर्वथा अभाव ही होता है, ऐसा हमने देखा। और रीजन्स ऑफ इंडिया, अगर भारत के क्षेत्रों को इसमें हम देखना चाहें तो प्रायद्वीपीय भारत पूरा आ जाएगा, पेनिसुलर इंडिया। इसके अलावा जो झारखंड छत्तीसगढ़ वाले रीजन है वो सब आ जाएंगे, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो पश्चिम बंगाल का है वहाँ पे, पूरा पश्चिम बंगाल नहीं, जो उसका पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इस तरह के क्लाइमेट की स्थिति पाई जाती है, ये हमने देखा। इसके बाद AMW को देखिएगा, ये तो हमने AW को देखा है। AMW को अगर देखा जाए तो ट्रॉपिकल मानसून यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का ये क्लाइमेट होता है और छोटा ठंडा मौसम और सदाबहार वर्षावन यहाँ पे पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट विंटर सीजन होते हैं और लग्जोरियस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। तो इस प्रकार के जंगल पाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि तापमान ऊंचा ही होगा, क्योंकि रेन फॉरेस्ट अगर पाए जा रहे हैं तो वहाँ तापमान की उच्चता और वर्षा की ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है। तो यहाँ वार्षिक तापमान जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। तो वो तो आप यहीं से गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। और कितना होता है, तो ये ओवर 200 सेंटीमीटर होता है, इतना हमने देखा। और किस मानसून से होता है, तो साउथ वेस्ट मानसून से होता है।
इसके बाद इसके क्षेत्र को देखिएगा तो कोंकण मालाबार तट, इसके अलावा बैल माहुआ क्षेत्र, काफ़ी अच्छा नाम है, और तमिलनाडु का पठार, इसके अलावा मिजोरम और त्रिपुरा का जो दक्षिणी इलाका है वहाँ पे इस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है। इसके बाद एएस को देखते हैं। ये हमने किसको देखा, AMW को देखा। एएस की ओर चलते हैं तो एएस की ओर चलें तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र स्थितियाँ हैं वो पाई जाती हैं, मतलब ट्रॉपिकल मोस्ट जो जलवायु है या क्लाइमेट है वो पाया जाता है। ड्राई समर्स होते हैं, यानी गर्मियाँ कैसी होती है, सूखी होती है, उस समय वर्षा नहीं होती है। और माध्य मासिक तापमान की अगर बात की जाए तो ये ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वाला जो सिंबल है ना, ऐसे इस मगरमच्छ का मुंह जिधर खुला रहेगा वो चीज़ बड़ी रहेगी, और जिधर बंद रहेगा यानी जिधर इसका ऐसे क्लोज रहेगा उधर छोटा रहेगा। तो यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है, ऐसा इसका कहने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा की अगर बात की जाए तो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर ये कुल वर्षा होती है, और 75% जो टोटल रेनफॉल का है वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक प्राप्त होता है। मतलब बारिश का जो असली मौसम है वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक बना रहता है। कोरोमंडल कोस्ट वाला जो एरिया है वहाँ से पूरा एक पतले बेल्ट में ये फैला हुआ क्षेत्र है, मतलब एक पतली सी पट्टी है जिसमें इस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है। इसके बाद जो अगला यहाँ पे वर्गीकरण में नाम दिया गया है ये है BSHW। ये आप देख रहे हैं BS और H जो है वो कैपिटल है और W जो है वो स्मॉल लेटर का है। तो अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की ये जलवायु होती है, और मार्च से लेकर मई तक गर्म और सूखी गर्मियाँ पड़ती हैं, मतलब खूब गर्मी रहेगी और शुष्कता रहेगी, मतलब वहाँ पे मॉइस्चर का अभाव रहेगा या रेनफॉल वगैरह की स्थितियाँ नहीं बनेगी। तापमान जो है वो उच्चतम मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा ऊंचा होता है, 40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा होता है। ये हमने देखा। मौसमी वर्षा होती है गर्मी में, सीजनल रेनफॉल इन समर। और अगर रीजन्स की बात की जाए तो कर्नाटक, तमिलनाडु, इसके अलावा जो ईस्टर्न राजस्थान है, गुजरात है, इसके अलावा साउथ वेस्ट हरियाणा है, यहाँ के जो वृष्टि छाया क्षेत्र होते हैं वो सब इसके रेंज में आते हैं, मतलब जो रेन शेडो जोन कहे जाते हैं वो इसमें आते हैं। ये हमने देखा। उसके बाद CWG को देख लीजिए। ये सब क्लाइमेट के सिंबल हैं, मतलब जलवायु के क्षेत्रों को दर्शाने के प्रतीक हैं। तो मध्य उष्मीय जलवायु गंगा के मैदान के प्रभार की वजह से, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो मेसोथर्मल क्लाइमेट होता है वो यहाँ पर पाया जाता है, और गंगेटिक प्लेन टाइप की जो जलवायु है वो मिलती है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में जिस प्रकार की जलवायु होती है वो प्राप्त होती है। और गर्म मरुस्थल प्रकार की जलवायु, शुष्क सर्दियाँ, मतलब सर्दी का मौसम कैसा होता है, सूखा होता है, और औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडे महीने का जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान मई और जून के पहले आधे महीने तक रिकॉर्ड होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो ज़्यादा अधिक तापमान वाला मौसम होता है वो मई जून वाला होता है, और जून का जो आधा हिस्सा होता है यानी 15 जून तक का हिस्सा, वहाँ तक खूब ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। और वर्षा की स्थिति देखें तो 40 सेंटीमीटर से भी नीचे होती है, और थार मरुस्थल इस प्रकार के क्षेत्रों में आता है। यहाँ देखिए गंगेटिक प्लेन टाइप का जो आप देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि गंगा के मैदान की बात हो रही है, मतलब उस टाइप की कुछ जलवायु जो है यहाँ पे पाई जाती है फिलहाल। इसके बाद देखिए DFC का मतलब होता है कोल्ड ह्यूमिड विंटर। मतलब ये जो विंटर है ये कैसी है, कोल्ड है और ह्यूमिड है, यानी इसमें आर्द्रता है। तो छोटी नम गर्मी और नम सर्दी यहाँ पर पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट एंड ह्यूमिड समर एंड कोल्ड ह्यूमिड विंटर। तो इसमें अगर देखा जाए तो सर्दियों का तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से, गर्मी का तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस यानी 35 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। वही चीज़ कही गई कि विंटर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस एंड समर टेम्परेचर 30 to 35, और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है। सिक्किम, मतलब पूर्वोत्तर वाला पूरा क्षेत्र आप समझ लीजिए, सिक्किम है, अरुणाचल है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद ई को देख लीजिए। ई का मतलब होता है पोलर, मतलब ये पोलर टाइप की जो क्लाइमेट है वो पाई जाती है। वर्षा के माफ कीजिएगा, यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में, यहाँ आप देख रहे हैं जो वर्ष का अधिकांश हिस्सा होता है उसमें क्षेत्र जो होते हैं वो बर्फ से ढके रहते हैं। अब जब पोलर जैसी जलवायु है यानी ध्रुवीय क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे क्लाइमेट है तो उसी तरह की ठंडी भी पड़ेगी और वहाँ हमेशा बर्फीला वातावरण रहता है। तो यही कहा गया है कि एरिया रिमेन अंडर आइस ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल भर लगभग बर्फ से ढका रहता है। और सबसे गर्म महीने का जो तापमान है वो हिमालय में अगर देखा जाए, मतलब नीचे आप जो ये इंग्लिश वाला है इसको देखिएगा, इसमें कहा गया है कि टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ इज लेस दैन 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब सबसे गर्म अगर मौसम है तब भी जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। और टेम्परेचर फॉल बाई 0.6 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 100 मीटर राइज, मतलब हर 100 मीटर ऊपर जाने पर, हिमालय है तो ऊंचाई होगी इसमें कोई संदेह नहीं है, तो हर 100 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में औसतन 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। इतनी इसमें गिरावट औसत देखी जाती है। ये एल्टीट्यूड के हिसाब से हिमालयन रीजन में होता है। और वैसे भी एक सामान्य कंडीशन में ऊंचाई बढ़ने पर या ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर घटता जाता है।
इसके बाद देखिए पर्वतों के किनारों पर कम वर्षा और खुले ढालों पर भारी वर्षा होती है। जो किनारे वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है और जो खुले ढाल होते हैं वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। ये हमने देखा। जम्मू कश्मीर का जो ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है वो इसमें आता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब इसके दायरे में आते हैं। इसके बाद टुंड्रा जलवायु को ईटी से डिनोट करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। और ध्रुवीय बर्फीली टोपियाँ, मिट्टी, सैकड़ों मीटर गहरी वनस्पतियाँ इसमें जमी रहती हैं। काई, लाइकेन, इसके अलावा लिखरी लकड़ी, इस प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि पोलर आइस कैप यहाँ पे पाए जाते हैं। और सॉयल जो है वो फ्रोजन होती है 200 ऑफ द मीटर डेप्थ। और वेजिटेशन जो यहाँ पे दिखाई देते हैं उसमें मॉस है, लाइकेन है, ड्वार्फ ट्रीज हैं, छोटे छोटे बौने पेड़ पाए जाते हैं। मतलब यहाँ कुछ कायदे से उगता तो है नहीं, ये सीधी बात है। मिट्टी का यहाँ सर्वथा मिट्टी नीचे होती है, उसके ऊपर बर्फ होती है। इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। और यहाँ पे स्कैटर्ड वुडी स्क्रब, मतलब जो लकड़ी युक्त झाड़ियाँ होती हैं, मतलब एकदम रूखी सूखी झाड़ियाँ होती हैं, वो सब यहाँ से पाई जाती हैं। अब गर्म महीने का जो औसत तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। आप समझ लीजिए कि जब गर्मी का महीना होता है तो 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में तापमान पाया जाता है। तो औसतन कितनी ठंडी पड़ती होगी, और ठंडी पड़ेगी तो ऊपर बर्फ रहेगी और नीचे काफ़ी गहराई में जाकर मिट्टी मिलेगी। अब इसके बाद लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा है, वहाँ पर इस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है। तो यहाँ तक हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को देखा। अब इसके बाद भारत में बाढ़ के लिए उत्तरदायी राज्य या बाढ़ के प्रति उत्तरदायी राज्य को हम देखने वाले। मतलब ये स्टेट्स इन इंडिया लाइबल टू फ्लड, मतलब बाढ़ को झेलने वाले राज्यों के बारे में कहा जा रहा है। और इसमें मिलियन हेक्टेयर में नापा गया है। तो आइए देखते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश, पहले राज्यों के नाम देख लेते हैं। यहाँ पे राज्य हैं और यहाँ पे बाढ़ के लिए उत्तरदायी जो क्षेत्र हैं उनको मिलियन हेक्टेयर में दिया हुआ है। तो देखिए पहले यूपी है 7.34 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद बिहार को देखिएगा, इसे जूम कर लीजिए। देखिए बिहार को देखिए 4.26 यानी 4.26 मिलियन हेक्टेयर। पंजाब को देखिए 3.70 मिलियन हेक्टेयर। राजस्थान को देखिए 3.26 मिलियन हेक्टेयर। असम को देखिए 3.15 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद वेस्ट बंगाल है 2.65, हरियाणा है 2.35, ओडिशा है 1.40, आंध्र है 1.39 और गुजरात है 1.39। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत इसको कायदे से समझ लीजिए। प्रश्न जब बनता है तो आंकड़ा नहीं पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि राजस्थान में कितना है और असम में कितना है, वो ये पूछेगा कि ज़्यादा कहाँ पे है और कम कहाँ पे। ये स्थितियाँ, या इसमें से सही क्रम में इनको अरेंज कीजिए, इनके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हिसाब से या जो मिलियन हेक्टेयर में दायरा है उसके हिसाब से। ऐसे आंकड़ा देता है, उसमें डिजिट आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। तो इसमें बस बड़ा छोटा आप देख लीजिएगा, यही काम करना है। ये याद करने का सरल तरीका है। वैसे आप रटने बैठेंगे तो इतनी सारी डिजिट है कि कैसे याद होगी। देखिए अगला वाला जो है, इसमें छतरी घनत्व वर्ग के संदर्भ में वर्षा वनावरण दिया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि ये छतरी घनत्व हो या ना हो, इसका इंग्लिश वाला देखिएगा। ये देखिए इसमें कैनोपी की बात हो रही है, तो कैनोपी का मतलब यहाँ पे छाते से लगा लिया गया है। खैर, तो फॉरेस्ट कवर इन टर्म ऑफ कैनोपी डेंसिटी क्लासेस अब देखते हैं। इसमें तो एक तरफ क्लासेस दी हैं, दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। पहले बहुत घने जंगल जो है उनके बारे में कहा गया है। ये देख रहे हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो 70% या उससे भी जो अधिक वृक्ष हैं उनकी पूरी कैनोपी यहाँ पे घेरी रहती है। तो इसके बारे में कहा गया है कि आल लैंड विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 70% एंड एबव। इसके बाद उसके नीचे आप देख रहे हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट देन 70%, मतलब यहाँ ये कहा गया है कि मध्यम घने वन 70% बाकी की तुलना में। तो 40% और उससे अधिक लेकिन कम वृक्ष कैनोपी जो है उसके घनत्व के साथ पूरी भूमि। मतलब इसे आप ऐसे देखिए, आल लैंड विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 40% एंड मोर बट लेस, ये इसका दायरा है। तो जो परसेंट है और इसमें जो इसका वेरिएशन है उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद खुले वन जो है 40% की तुलना में, मतलब ओपन फॉरेस्ट देन 40%। इसको अगर देखा जाए तो ऑल लैंड विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10% एंड मोर बट लेस। इसके बाद झाड़ियों को देख लेते हैं। तो जो स्रब्स हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो 10% से भी कम छतरी घनत्व यानी जो कैनोपी डेंसिटी होती है, उसके साथ जो यहाँ पे अवनति जंगली भूमि है, मतलब जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है उसकी बात की जा रही है। इसे आप इंग्लिश में देखिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड विथ कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%। इसके बाद जो नॉन फॉरेस्ट हैं उसमें अगर देखा जाए तो लैंड नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द एबव क्लासेस, मतलब ऊपर की जितनी क्लासेस हैं उसमें अगर किसी लैंड को इंक्लूड नहीं किया गया है या क्लासीफाइड नहीं किया गया है तो उसको यहाँ पर डाल दिया गया है। और इसमें वाटर एरिया भी इंक्लूड किया गया। इतना हमने देखा। ये हम क्या पढ़ रहे थे, तो फॉरेस्ट कवर इन टर्म ऑफ कैनोपी डेंसिटी क्लासेस। अब इसके बाद जो अगला वाला है वो है बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ज्योग्राफी को भी कवर कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का भी सब्जेक्ट है। अब देखिए इसमें एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया है, वर्ष दिया है, और उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा है। राज्य किस राज्य में पड़ता है और वहाँ पे मेन जो फौना है यानी कौन से जीव जंतु वहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं ये दिया हुआ है। इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले आपको दिख रहा है डिब्रू सखोवा, ये सबसे ऊपर है यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व में। 1997 इसका वर्ष है। और अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 765 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 765 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। यहाँ आपने देखा, राज्य देख लीजिए, ये असम में है, आप जानते हैं। और यहाँ पे मेन जो फौना है, वैसे तो बहुत सारे जीव जंतु एक जंगली एरिया में या बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से यहाँ का फेमस है वो गोल्डन लंगूर है, यानी सुनहरा लंगूर। इसके बाद दिहांग दिबांग, ये 1998 का है और यहाँ इसका क्षेत्रफल अच्छा खासा है। कितना है तो 5111 स्क्वायर किलोमीटर है, अर्थात वर्ग किलोमीटर। ये अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे मृग हिरन, इसके अलावा मिश्मी तकिन, लाल गोरस, एशियाई काला भालू, ये सब पाए जाते हैं। मतलब मृग हिरन का मतलब है कस्तूरी हिरण से, जो मस्क डियर होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। इसके अलावा मिश्मी तकिन यहाँ पाया जाता है, रेड गोरल पाए जाते हैं। इसके अलावा एशियाटिक ब्लैक बियर यहाँ पे मिलता है। इसके बाद पंचमढ़ी को देखिएगा तो पंचमढ़ी इसका 1999 डेट है, मध्य प्रदेश इसकी लोकेशन है, बताने की आवश्यकता नहीं है। 4926 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा इसका पूरा यहाँ आता है। और यहाँ पे जाइंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल दोनों पाए जाते हैं। उड़न गिलहरी का मतलब ये नहीं कि गिलहरी के पंख लग जाते हैं, गिलहरी के पंख नहीं होते हैं, बस वो छलांग लंबी लगाती है तो ऐसा लगता है कि वो उड़ रही है। इसके बाद देखिए कंचनजंगा, तो कंचनजंगा का जो स्थापना वर्ष है यहाँ आप देख रहे हैं सन 2000। और यहाँ इसके बारे में जो एरिया है वो दे रखा है 2619, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है। सिक्किम कंचनजंगा वाला रीजन इसका पड़ता है। यहाँ पे रेड पांडा मिलता है और स्नो लेपर्ड मिलता है, ये दोनों चीज़ें यहाँ की फेमस हैं। अगस्त्या मलाई को देखते हैं, साउथ की ओर इसमें चले गए तो 2001 इसका वर्ष है। और 3500 किलोमीटर स्क्वायर का जो रेंज है उसमें ये फैला हुआ है। तमिलनाडु केरल दोनों राज्यों में इसकी लोकेशन है। कई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक से अधिक राज्यों में भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तमिलनाडु और केरल, और यहाँ पे नीलगिरी ताहर और इसके अलावा हाथी ये पाए जाते हैं। इसके बाद अचान कमार अमरकंटक को अगर देखें तो 2005 ये इसका वर्ष है। और यहाँ जो क्षेत्रफल है उसे देख लीजिएगा, ये कितना है 3835, ये आप देख रहे हैं। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, वर्ष भी और क्षेत्रफल भी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ये विस्तृत है। पहले पूरा मध्य प्रदेश ही था, बाद में छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो उसमें भी ये है फिलहाल। और यहाँ देखिए ब्लैक बक जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा चिंकारा मिलता है, वुल्फ्स मिलते हैं, भेड़िए पाए जाते हैं। और जाइंट स्क्वायरल यहाँ भी मिलती है। जाइंट स्क्वायरल को हमने देखा कि वो पंचमढ़ी में भी मिलती है और यहाँ भी प्राप्त होती है। उसके बाद कच्छ का रन, तो ये ग्रेटर रन ऑफ कच्छ आप देख रहे हैं, 2008 इसका समय है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी अच्छा खासा है। कितना है तो 12454 स्क्वायर किलोमीटर। गुजरात इसकी लोकेशन है। और यहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस जो है वो पाया जाता है, यानी जंगली गधा। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल, तो ये कहाँ पाया जाएगा, जो हिमालयन रीजन है, जो ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं हिमालय में, वहाँ मिलेगा। तो 2009 इसकी स्थापना का वर्ष है। 7770 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। लोकेशन क्या है, हिमाचल प्रदेश है। स्नो लेपर्ड इसकी खासियत। इसके बाद शेषांचलम को देख लीजिए, तो शेषांचलम का जो समय है वो 2010 है। क्षेत्रफल यहाँ अगर देखा जाए तो 4756 स्क्वायर किलोमीटर है। आंध्र इसकी लोकेशन है। और यहाँ अगर जो फौना है उसकी बात की जाए तो स्लेडर लोरिस, इसके अलावा पेंगोलियन जो कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति के तौर पर देखे जाते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं। तो स्लेंडर लोरिस को आप देख रहे हैं और पेंगोलिन को देख रहे हैं, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में से कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसके बाद शेषांचलम के बाद नीचे देखिए पन्ना को, तो पन्ना एमपी इसकी लोकेशन है। 2011 ये समय है। और 2999 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर जो पाए जाने वाले मुख्य जंतु हैं उसमें चीता का नाम आता है, यानी टाइगर तो मिलेगा ही। यहाँ देखिए चीते को टाइगर नहीं कहा जाता है, ये बाघ है, ठीक है। तो बाघ यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा चीतल पाया जाता है, चिंकारा मिलता ही है, सांभर मिलेगा यहाँ पे। और इसके अलावा स्लोथ बियर पाया जाता है। स्लोथ बियर को यहाँ पे आलसी असली भालू कहा गया है, तो स्लोथ बियर के नाम से जानिए, वही नाम जो है इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से जंतु मिलते हैं, यहाँ पे टाइगर मिलता है, चीतल मिलता है, इसके अलावा चिंकारा मिलता है, सांभर मिलता है और स्लोथ बियर जो है वो पाया जाता है। इसके बाद मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार 1989। और यहाँ जो एरिया है वो कितना है तो यहाँ आप देख लीजिए 10,500, ये आप देख रहे हैं। और तमिलनाडु का तट, ये पूरा कोस्ट लाइन वाला एरिया। और यहाँ पे डुगोंग या समुद्री गाय जो है ये पाई जाती है। तो डुगोंग से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, पहले भी पूछे जाते रहे हैं और अभी भी ये यूपीएससी तक में पूछे जाने की संभावना बनती है। इस प्रकार के जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ध्यान से इसे देखना है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो डुगोंग या समुद्री गाय, ये समुद्री घास जो होती है उसको चरकर अपना जीवन यापन करती है। स्तनधारी प्राणी होती है, समुद्र में रहती है, लेकिन उथले समुद्र तट की ओर ये आकर्षित होती है घास की वजह से। और ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, आप जानते हैं। इसके बाद नीलगिरी को देखिए तो 1986 5520 ये इसका क्षेत्रफल है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ये तीनों राज्यों में फैला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ नीलगिरी ताहर और सिंगपुच्छी मकाक यानी लैंड टेल्ड जो मकाक होता है वो पाया जाता है। नंदा देवी, फिर से एक बार हिमालय की ओर चलते हैं तो 1988
और 6497 ये इसका एरिया है। उत्तराखंड इसकी लोकेशन है। यहाँ पर कई सारे जीव जंतु मिलते हैं, जिसमें कि स्नो लेपर्ड है, उसके अलावा ब्लैक बियर जो ब्लैक एशियाटिक बियर होता है वो पाया जाता है। इसके अलावा ब्राउन बियर भी यहाँ मिलता है जो भूरा भालू होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो मस्क डियर यहाँ पाए जाते हैं, यानी कस्तूरी मृग की बात हो रही है। हिम मुर्गा पाया जाता है, सुनहरा बाज पाया जाता है, गोल्डन ईगल और काला बाज भी पाया जाता है। ये हमने देखा। इसके बाद नोकरेक को देखिए। नोकरेक की लोकेशन कहाँ पे है? मेघालय में है। 1988 820 इसका जो दायरा है वो कितना है? 820 स्क्वायर किलोमीटर है। रेड पांडा इसकी खासियत है। मानस आपका असम में है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। 1989 और 2837 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। रेड पांडा और गोल्डन जो लंगूर है वो यहाँ की खासियत है। सुंदरवन को अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर का स्थायी या प्राकृतिक जो निवास स्थान है वो पाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा उनका हैबिटेट है टाइगर्स का जो कि एक आर्द्र भूमि के तौर पर देखा गया है। नहीं तो आमतौर पर शेर घने जंगल में रहते हैं, लेकिन आर्द्र भूमियों में नहीं रहते। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे वो एक वेटलैंड में निवास करते हैं। तो इतना हमने देखा 1989। और इसका जो दायरा है वो देख लीजिएगा 9630 पश्चिम बंगाल इसकी लोकेशन है। यहाँ तक हमने देखा। अभी बचे हुए हैं 2 ठे, इन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ ग्रेट निकोबार को आप देख लीजिए और सिमलीपाल को देख लीजिए। तो ग्रेट निकोबार की लोकेशन आप समझ रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हो जाएगी। यहाँ जो इसका एरिया है वो 885 है और स्थापना का वर्ष देख लीजिए ये 1989 वाला है। यहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। मगरमच्छ और घड़ियालों की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो इसमें जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा सिमलीपाल ओडिशा में है और इसका जो स्थापना और यहाँ पे क्षेत्रफल है उसे देख लीजिएगा 1994 और 4374 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे गौर मिलता है। उसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है और जंगली हाथी पाया जाता है। तो हाथी और टाइगर तो और क्षेत्रों में भी प्राप्त होते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पे गौर मिलता है। और ये जो गौर होता है इसको कुछ लोग बाइसन कहते हैं। तो बाइसन जो है वो बफेलो की प्रजाति या उसकी फैमिली से आता है। गौर जो होता है ये गाय के वंश का होता है, मतलब गोवंशी होता है। इसके सींग काफ़ी अच्छे खासे लंबे होते हैं और घुटनों तक ये मोजा पहने रहता है, माने सफ़ेद सफ़ेद इसका रहता है। और बाकी हिस्सा जो है वो उम्र बढ़ने के साथ डार्क होता जाता है, मतलब काला होता जाता है। और सिर पर हल्का सा सफ़ेद रंग होता है। और आपने अगर बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें भल्लाल देव और गौर की लड़ाई आपने देखी होगी। और रियल लाइफ में अगर गौर उस तरह का होता और एक्चुअली उसे ले आके राणा दग्गूबाती के आगे खड़ा कर दिया जाता तो उनके चीथड़े उड़ा देता, इतना उसके अंदर सक्षम सामर्थ्य होता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ देखिए सॉयल ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे सॉयल्स दी हुई हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। तो मिट्टी के प्रकार आप एक तरफ देखेंगे, उसके बाद इन मिलियन हेक्टेयर पूरा एरिया आप देखेंगे, परसेंट देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, रीजन देखेंगे और उसमें पैदा होने वाली फसलों को देखेंगे कि भाई मिट्टी किसी काम की है या नहीं। तो देखिए इसमें पहली जो है वो ग्रे और ब्राउन सॉयल के बारे में कहा गया है। यहाँ से देखना शुरू करिए, यहाँ तक तो पूरी टेबल का कंटेंट है। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे धूसर होना चाहिए, ये भूसर दिया हुआ है। असल में ग्रे कलर जो होता है उसको हिंदी में धूसर कहा जाता है। तो धूसर और भूरी मृदा जो होती है यानी ग्रे और ब्राउन सॉयल, इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 3.6 मिलियन हेक्टेयर है। यहाँ जितना भी एरिया नापा गया है वो मिलियन हेक्टेयर में नापा गया है। और परसेंट की अगर बात करें तो 1.09 ये इसका परसेंट है। यहाँ कंपोजिशन अगर देखा जाए, कंपोजिशन बहुत तेज पूछता है कि किस मिट्टी में क्या चीज़ पाई जाती है या क्या चीज़ नहीं पाई जाती है। तो लौ ऑक्साइड की इसमें उपस्थिति होती है। क्षेत्र अगर देखा जाए तो राजस्थान और गुजरात होगा। और फसलें इसमें कौन सी पैदा होती है तो कॉटन और ऑयल सीड्स ये इसमें जनरेट होते हैं। इसके बाद जो लेटेराइट मिट्टी है इसे आप देख रहे हैं 12.2 मिलियन हेक्टेयर में इसका पूरा क्षेत्रफल है। 3.70 ये परसेंट के हिसाब से हो जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए तत्वों के बारे में तो रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, इसमें आयरन और एल्यूमिनियम दोनों ही भरपूर मात्रा में या आप कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे कम मात्रा में मिलती है, पोटाश की भी काफ़ी कमी दिखाई देती है। और इसके अतिरिक्त आप देखें तो पोटेशियम और जो लाइमस्टोन है या लाइम है और ऑर्गेनिक मैटर, इन सब की कमी होती है। तो ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? आयरन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसकी अगर लोकेशन देखना चाहें, मतलब ये किस रीजन में पाई जाती है तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, राजमहल हिल, इसके अलावा जो सतपुड़ा विंध्य वाला क्षेत्र है वहाँ भी इसकी कुछ स्थितियाँ पाई जाती हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम का जो नॉर्दर्न कछारी हिस्सा है मतलब कोस्टल एरिया है वहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा गारो हिल ऑफ मेघालय, वहाँ भी इसकी उपस्थितियाँ मिलती हैं। और इसमें उत्पन्न होने वाली फसलें कौन सी हैं तो राइस का कल्टीवेशन होता है यानी पैडी फील्ड पाए जाते हैं, रागी का कल्टीवेशन होता है और गन्ना भी यानी शुगर केन भी पैदा किया जाता है। और इसके अलावा काजू नट भी यहाँ पे पैदा होता है। इतना हमने देखा, ये लेटेराइट है। इसके बाद आगे चलते हैं। एक चीज़ और है कि लेटेराइट का जो उपयोग है यहाँ पे वो चाय की खेती के लिए भी किया जाता है, तो वो इसमें अनुपस्थित है। फिलहाल देखते हैं आगे। यहाँ जो फसलें हैं वो खाद्यान्न के तौर पे ज़्यादा ली गई हैं, हालांकि चाय को भी हम लोग खाने पीने में ही इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ करेवा को देखिए। तो करेवा जो है इसमें स्तनधारियों के जीवाश्म और पीट पाए जाते हैं, ये इसकी विशिष्टता है। और कश्मीर घाटी में इसका कुछ हिस्सा प्राप्त होता है, जम्मू का जो डोडा जिला है और वहाँ की भद्रवाह वैली है वहाँ पे ये पाया जाता है। केसर, बादाम, सेब, अखरोट इस प्रकार के बागान इसमें लगाए जाते हैं। पर्वतीय जो मिट्टी है उसकी बात करें तो 18.2 ये पूरा मिलियन हेक्टेयर में इसका विस्तार है। परसेंट अगर देखें तो 5.51 यानी 5.5% लगभग ये होती है। और अम्लीय और ह्यूमस मतलब ये इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है और इसमें ह्यूमस काफ़ी लो अमाउंट में पाया जाता है। हिमालय का मध्य अक्षांशीय क्षेत्र यानी जो मिड लैटिट्यूड जोन है हिमालय का, वहाँ पे ये पाई जाती है। असम का क्षेत्र पूरा इसमें कवर होता है। दार्जिलिंग में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में है और जम्मू कश्मीर में है वो वाला एरिया। और यहाँ पे मेज की खेती हो सकती है, राइस यहाँ पे कल्टीवेट हो सकता है। इसके अलावा लेग्यूम्स यहाँ पे उगाए जा सकते हैं, चारे का कल्टीवेशन होता है, बागान लगाए जाते हैं। बागान का मतलब यहाँ पे चाय की जो खेती होती है उसके बारे में कहा गया है। और इसके अलावा जो ऑर्किड्स हैं उनके भी बागान होते हैं। फिलहाल चाय के लिए सबसे आदर्श मिट्टी कौन सी है, लेटेराइट है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ मरुस्थलीय को देखिए। मरुस्थलीय की अगर बात करें तो 14.6 ये इसका पूरा मिलियन हेक्टेयर वाला दायरा है। और चाय और काफ़ी के लिए वेल ड्रेन सॉयल होनी चाहिए, मतलब उसमें पानी रुकेगा तो उनकी जड़ें जो है वो सड़ जाती। फिलहाल डेजर्ट वाली जो सॉयल है इसमें 14.6 इसका मिलियन हेक्टेयर में दायरा है। 4.42% ये टोटल परसेंट के हिसाब से होता है। और हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्युबल साल्ट मतलब इसमें घुलनशील जो नमक है या खारा पदार्थ होता है उसकी उपस्थिति होती है। लो ऑर्गेनिक मैटर होता है और वेरिंग परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें स्थान बदलने के साथ साथ या परिस्थितियां बदलने के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिशतता जो होती है उसमें अंतर पाया जाता है। ये हमने देखा। इसका विस्तार आप समझ ही सकते हैं कि मरुस्थलीय है तो कहाँ मिलेगी, ये राजस्थान में मुख्य रूप से, उसके अलावा जो वेस्टर्न अरावली है वहाँ पे मिलती है। नॉर्दर्न गुजरात वाला रीजन, सौराष्ट्र, कच्छ और हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है यानी वेस्टर्न पार्ट है वहाँ भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है। और साउथ वेस्ट वाला जो पंजाब का रीजन है वहाँ भी कुछ इलाकों में पाई जाती है, लेकिन बड़े पैमाने पर कहाँ मिलती है, राजस्थान और गुजरात में। इसके बाद बाजरा, दाल, ज्वार या एलोवेरा जैसी कम पानी वाली फसलें मतलब जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है वो इसमें पैदा हो सकती है। इसके बाद लाल और काली मिट्टी, रेड एंड ब्लैक सॉयल, तो 17.8 ये परसेंट मिलियन हेक्टेयर के हिसाब से इसका क्षेत्रफल है। बुंदेलखंड का जो आइसोलेटेड रीजन होता है या आइसोलेटेड पार्ट होता है वहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा ईस्ट ऑफ अरावली इन राजस्थान और गुजरात ये इसकी लोकेशन है। यहाँ अगर उत्पन्न होने वाली फसलों के बारे में चर्चा की जाए तो जो ऑयल सीड्स होते हैं वो पैदा होते हैं। इसके अलावा बाजरा, मेज, मिलेट्स ये सब चीज़ें, पल्स ये सब पाई जाती हैं। पल्सेस जितनी भी दालें हैं, दलहन की खेती होती है। उसके बाद अंतर पर्वतीय को देख लीजिए, सब माउंटेन, तो इसमें 5.7 मिलियन हेक्टेयर में इसका पूरा विस्तार है। 1.73% ये परसेंट के हिसाब से हो गया। और न्यूट्रल टू एल्कलाइन मतलब इसकी जो प्रकृति होती है वो दी हुई है न्यूट्रल टू एल्कलाइन। और जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक पूरा जो झेलम और सिंधु घाटी का अंतिम क्षेत्र है यानी पर्वतीय तराई क्षेत्र वहाँ तक ये फैली हुई है। और इसमें राइस का कल्टीवेशन होता है, ये दिया हुआ है। नीचे आप उसी चीज़ को इंग्लिश में देख रहे हैं, झेलम एंड इंडस वैली ऑफ तराई रीजन, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं झेलम एंड इंडस वैली ऑफ तराई रीजन ऑफ सब माउंटेन फ्रॉम द जम्मू कश्मीर टू असम, यहाँ पे जो लोकेशन है वो दे रखी है। और यहाँ चावल का कल्टीवेशन होता है। इसके बाद स्नो लाइट्स को आप देख रहे हैं, ये स्नो फील्ड है, तो इसमें हिम क्षेत्र आते हैं यानी बर्फ आच्छादित जो क्षेत्र होते हैं वो इसमें कवर होते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह से बर्फ से ढकी होती है। पीछे भी हमने देखा कि जहाँ शीत मरुस्थल पाए जाते हैं वहाँ ऐसी ही स्थिति होती है, ऊपर से पूरी बर्फ की मोटी परत होती है और मिट्टी काफ़ी नीचे होती है। तो यहाँ पर कुछ कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं नहीं पाई जाती हैं। जब मिट्टी है ही नहीं है तो खेती कहाँ से होगी। यहाँ पे वही लाइकेन और मॉस जैसी जो वनस्पतियाँ हैं वो पैदा होती हैं बस। तो वही इसमें दिया हुआ है। और कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो जो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन होते हैं जैसे महान हिमालय का क्षेत्र है, काराकोरम है, लद्दाख है, जाश्कर है, वहाँ पे ये पाई जाती है। इसके बाद काली रेगुड़ मिट्टी, अंतिम रूप से इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम्स के रूप में देखा गया है। तो ये 49.8 इसका मिलियन हेक्टेयर में विस्तार है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, पहले तो परसेंट देख लीजिए, 15.09 लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लेकिन ह्यूमस की यहाँ पे कमी होती है, ऐसा दिया हुआ है। और इसका जो विस्तार है वो गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सिर्फ थोड़े इलाकों में, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, और अगर देखा जाए तो कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजमहल, पूरा मतलब जो विस्तार है इसका वो दिया हुआ है। और इसमें उत्पन्न होने वाली जो फसलें हैं, कपास काली मिट्टी का सबसे मुख्य पौधा होता है, उसके लिए वरदान होती है। इसके अलावा पल्सेस भी पैदा हो सकती हैं, ज्वार बाजरा जैसे जो मोटे अनाज हैं, और रेण के पौधे यहाँ पे पैदा हो सकते हैं जिसे कि अरंड कहा जाता है। लिनसीड पैदा होता है, तंबाकू की खेती हो सकती है, शुगर केन भी कुछ हद तक पैदा किया जा सकता है, मसालों का यहाँ कल्टीवेशन हो सकता है, फल भी उगाए जा सकते हैं। ये समझ लीजिए कि उगाया सब कुछ जा सकता है कुछ फसलों को छोड़कर, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वरदान होती है कपास के लिए। इतना हमने देखा। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में दी हुई है। इसमें कहा गया है कि आयरन, लाइम, कैल्शियम, यहाँ देखिएगा, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब इसमें पाए जाते हैं। लेकिन डिफिशियंट क्या चीज़ होती है, डिफिशियंसी जो है
वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की होती है। यहाँ थोड़ा सा हिंदी वाले में मिस्टेक है, इसमें सभी को एक साथ कम बता दिया है, जबकि इंग्लिश वाले में इसमें आधा आधा करके दिया है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मतलब आयरन, इसके अलावा लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये सब है। और डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, मतलब इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है और ऑर्गेनिक मैटर का भी अभाव होता है। अब इसका जो फैलाव है उसे तो आपने देखा ही, और इसमें जो पैदा होने वाली फसलें हैं उन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ सेलाइन एंड एल्केलाइन, मतलब नोन बाई लोकल नेम एज रेह। रेह जो है वो एक मिट्टी का ही प्रकार होता है। ये सेलाइन होती है, एल्केलाइन होती है, मतलब लवणीय और क्षारीय मिट्टी होती है। और इसके अलावा कालर, असर, रारूर, थूर, कांपी, चोपन, ये सब स्थानीय नगरों से इसको जाना जाता है। मतलब क्षेत्र के हिसाब से इसका नामकरण हुआ है। तो इसको कॉमन जो नाम इसको दिया गया है वो है रेह। रेह एक प्रकार की मिट्टी होती है जो कि बाकी मिट्टियों को भी तबाह करने की क्षमता रखती है। मतलब ये रेह जहाँ भी उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ उर्वरा शक्ति अपने आप ही कम होने लगती है। तो ये बंजर बनाने में एक्सपर्ट होती है। इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र वाला रीजन, यहाँ सभी जगह पे मिलती है। जहाँ भी इस प्रकार की कंडीशन पैदा होती है वहाँ रेह अपने आप जनरेट हो जाती है। ये उत्पन्न होती है, मतलब मिट्टी की परतें बनती हैं, ये तो सही बात है, लेकिन ये जो है ये परिस्थिति के हिसाब से पैदा होती है। तो इसमें बरसीम, ढेंचा और फलीदार फसलें पैदा हो जाती हैं, लेकिन अच्छा प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का नहीं होता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पीट और दलदली, जो पीटी और मार्शी दिए हुए हैं, इस प्रकार की सॉइल दिखाई जा रही है। और इसे देख लीजिए तो इसमें रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर एकदम भर भर कर होता है और हाईली सेलाइन होती है। ये डिफिशियंट इन फॉस्फेट एंड पोटाश, इसमें फॉस्फेट और पोटाश कम मात्रा में या एकदम से नहीं के बराबर पाया जाता है। अब इसका जो क्षेत्र आप देख रहे हैं उसमें केरल का कोट्टायम है, अलपुझा जिला है, कृष्णा, कावेरी, कच्छ, कारन, महानदी, ये सब इसके रीजन है, वही सब दिया हुआ है। कोट्टायम, अलपुझा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। इसके अलावा सुंदरबन का डेल्टा, जो महानदी वाला एरिया है वो सुंदरबन, डेल्टा ऑफ महानदी, कृष्णा, कावेरी, रन ऑफ कच्छ, ये सब इसके क्षेत्र हैं। और राइस कल्टीवेशन यहाँ पे होता है, जो कि पानी का यहाँ प्रचुर भंडार है। मतलब दलदली मिट्टी है तो नमी की मात्रा सर्वाधिक है, तो यहाँ पैडी के लिए आदर्श कंडीशन पाई जाती है। इसके बाद एलुवियल खादर बांगर जो है इसे आप देख लीजिए, ये मिट्टियों के ही प्रकार हैं जलोढ़ मृदा के। तो 143.1 मिलियन हेक्टेयर इसका विस्तार है, अच्छा खासा विस्तार है, इसे आप देख रहे हैं। और परसेंट में अगर देखें तो 43.36। और फास्फोरस एसिड, माफ कीजिएगा, फास्फोरिक एसिड जो है इसकी अधिकता होती है, लेकिन पोटाश की यहाँ पर कमी होती है, ऐसा दिया हुआ है। रिच इन फॉस्फेरिक एसिड, पुअर इन पोटाश। और इसका जो क्षेत्र है आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ पाई जाएगी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है, या इंडस नदी का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें इसका विस्तार होता है। इसके अलावा अगर दक्षिण की ओर चले तो नर्मदा तापी का जो प्लेन है वहाँ भी ये पाई जाती है। और इसमें सब कुछ पैदा हो सकता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इस जलोढ़ मिट्टी में न पैदा हो, ये बहुत उपजाऊ होती है। इसके बाद लाल मिट्टी, लेकिन मुख्य रूप से गेहूँ, इसके अलावा धान की भी खेती होती है, धान भी पैदा होते हैं, हालांकि पानी देना पड़ता है ज़्यादा मात्रा में। इसके अलावा मक्का, गन्ना, दालें, सरसों, बरसीम, सब कुछ यहाँ पे जनरेट होता है। इसके बाद रेड सॉइल जो है इसे देख लीजिएगा। तो रेड सॉइल जो होती है इसमें 61.0 मिलियन हेक्टेयर ये इसका क्षेत्रफल है। और परसेंट में अगर देखा जाए तो 18.49% ये इसका विस्तार है। और फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। जो लाल मिट्टी होती है उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, लोहे का ऑक्साइड, और इस वजह से ये लाल रंग की होती है। और डिफिशियंसी इसमें किस चीज़ की होती है, तो लाइम की डिफिशियंसी होती है। इसके अलावा फॉस्फेट भी कम मात्रा में होता है और मैग्नीज भी कम मात्रा में पाया जाता है। ये सब इसमें अल्प मात्रा में या नगण्य होते हैं। और यहाँ अगर इसका विस्तार देखा जाए तो वेस्टर्न तमिलनाडु, इसके अलावा कर्नाटका, साउदर्न महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, और सम एरिया बुंदेलखंड, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सब यूपी की बात हो रही है, तो कुछ एरिया बुंदेलखंड का, उसके अलावा मिर्जापुर यूपी का, सोनभद्र और बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर ये राजस्थान की ओर चले गए। तो इस प्रकार से छिटपुट इलाकों में ये फैली हुई है। और इसमें पैदा होने वाले अनाज के तौर पे देखा जाए तो गेहूँ लगभग हर जगह पैदा हो जाता है। मतलब मिट्टी चाहे जैसी भी हो, गेहूँ की हल्की फुल्की या अच्छी और ख़राब दोनों प्रकार की जो कल्टीवेशन है वो संभव है। तो गेहूँ, कपास, दालें, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, सरसों, आलू, इस प्रकार के, और जो हॉर्टिकल्चर है उसकी भी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती। इतना हमने देखा और यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, पार्ट वाइज ये चलेगा और पूरा फिर कंबाइन करके पापा वीडियो बन जाएगा, तो उसे आप एक साथ भी देख सकते हैं। इसके आगे की चर्चा मतलब यहाँ से, जिसमें कि USDA का आंकड़ा दिया हुआ है, ये भारतीय मिट्टियों का क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।